पहला है किसने फहतुल्ला बैग की बिस्मिल्लाह कराई। फहतुल्ला बैग चूंकि पहला चैप्टर हमारा ही है, मिर्जा फहतुल्ला बैग की कहानी कुछ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो मिर्जा फहतुल्ला बैग की जो है बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, तो वली उल्लाह जो थे ना उन्होंने इसकी बिस्मिल्लाह कराई, मतलब पढ़ाई जो है शुरुआत करवाई थी। फहतुल्ला बैग ने कुरान पढ़ी थी किससे, मिर्जा फहतुल्ला बैग जो कुरान शरीफ जो पढ़े थे मौलवी किससे, मौलवी शमसुद्दीन, मौलवी चिरागुद्दीन, मौलवी कमरुद्दीन, किससे पढ़े थे, मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ना सीखा। सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। हाँ पहले क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद PDF डलाएगा ना, पहले क्लास पढ़िएगा तब ना जी। देखिए ये मैं एक बात बोलता हूँ आप लोग को, ठीक है PDF तो आपको मिलेगा, लेकिन एक बात सुनिए पहले, आप जो अभी लाइव पढ़ोगे ना, लाइव में जो पढ़ लीजिएगा ना वो PDF में आप नहीं पढ़ पाइएगा, ये गारंटी है ना। जो आप लाइव में पढ़ लीजिएगा वो PDF में नहीं पढ़ पाओगे आप। हाँ ये आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिर्जा फतुल्ला बैग ने मैट्रिक की सनद कहाँ से हासिल की। मैट्रिक की सनद जो है इन्होंने हिंदू कॉलेज से हासिल की थी, हिंदू कॉलेज से। ओके ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस सना में मिर्जा फतुल्ला बैग ने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक का इम्तहान इन्होंने जो पास किया था वो कब पास किया था बताएं। यस इन्होंने जो मैट्रिक का इम्तहान पास किया था बोले 1903 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों मिर्जा फतुल्ला बैग ने जुडिशियल इम्तहान कब पास किया था। जुडिशियल जो कि क्या बोलते हैं कोर्ट वाला जो होता है ना, वकील वाला होता है, जो कोर्ट वाला एग्जाम होता है, जुडिशियल इम्तहान कब पास किया था। 1910 में इन्होंने जुडिशियल इम्तहान पास किया था। ओके मिर्जा फतुल्ला बैग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे। हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर ठीक है ओके वेरी गुड 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। थोड़ा सा आपको डेट वाला क्वेश्चन परेशान करेगा, मुझे भी करता है, वो आपको भी परेशान करेगा, तो लाइटली लीजिए, उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाकी और तो कंफर्म कर लीजिए आप। मिर्जा फतुल्ला बैग की शादी कब हुई थी। इनकी शादी हुई थी 1908 में। 1908 में इन्होंने शादी की थी। ओके ऑप्शन हो जाएगा सी। मिर्जा फतुल्ला बैग ने कितने निकाह किए थे। इन्होंने दो शादियाँ की थी। ओके इन्होंने मिर्जा फतुल्ला बैग ने 2 शादियां की थी। मिर्जा फतुल्ला बैग का इंतकाल कब हुआ था। इनका इंतकाल याद करेंगे 1947 में इनका इंतकाल हो गया था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना तो मिर्जा फतुल्ला बैग का इंतकाल हो गया था। ठीक है यस 1947 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी मिर्जा फतुल्ला बैग ने तहरीर की थी। ओके अगला क्वेश्चन है बाबू मिर्जा फतुल्ला बैग के जद्दे अमजद मिर्जा फजल बैग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो इनके जो दादा परदादा थे जद्दे अमजद ये बदख्शां से जो है हिंदुस्तान आए थे। बदख्शां से कहाँ से आए थे, बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश कहाँ हुई थी। इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी याद करेंगे। इनकी पैदाइश हुई थी, मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश हुई थी दिल्ली में, है ना, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। यस ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। और जब हम 100 क्वेश्चन करेंगे ना तो हम आपसे पूछेंगे कितना आप लोग बनाए 100 क्वेश्चन में, तो गलती को गिनते रहिएगा, अपनी गलती गिनिएगा। 100 क्वेश्चन में हम आपसे पूछने वाले कितना आप लोग सही किए हैं। मिर्जा फतुल्ला बैग किस सना में पैदा हुए। कब इनकी पैदाइश हुई थी। 1885 में इनकी पैदाइश हुई थी, जब कांग्रेस बना था 1885 में इनकी पैदाइश हुई थी। और भारत जब आज़ाद हुआ था तो इनका इंतकाल हो गया था, है ना। गजब का डेट है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जा फतुल्ला बैग के वालिद का क्या नाम था। इनके वालिद का नाम था मिर्जा असदुल्ला बैग, नहीं मिर्जा हसमतुल्ला बैग। मिर्जा हसमतुल्ला बैग इनके वालिद का नाम था। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिर्जा फतुल्ला बैग की वालिदा का क्या नाम था। इनकी वालिदा का नाम, इनकी माँ का नाम था, है ना, मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम था, मुशर्रफ जहां बेगम इनकी वालिदा का नाम था। ठीक है ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ अगला 16 नंबर क्वेश्चन। मिर्जा फतुल्ला बैग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फतुल्ला की उम्र कितनी थी। यानी कि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था तो मिर्जा फतुल्ला बैग सिर्फ 10 दिन के थे। कितने दिन के थे, 10 दिन के, मतलब पैदाइश के 10 दिन के बाद ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मिर्जा फतुल्ला बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी किसने परवरिश की थी। किसने देखभाल की थी। तो याद करेंगे फूफी, है ना, फूफी ने उनकी देखभाल की, फूफी ने उनकी परवरिश की थी। फूफी जो है ना बहुत प्यारी होती भाई। और क्या बोलते हैं भाई का बेटा बेटी फूफा फुफ्फू बोलते हैं ना, हाँ फुफ्फू बहुत मानते हैं यार।
आपको ही आपके भी फूफी होंगे जिसको फुफ्फू कहते हैं, तो बहुत मानते हैं ना। यस, जिन्होंने फतहुल्लाह बेग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था, यानी कि उनके फुफ्फू का नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम। क्या नाम था? हुस्न जहां बेगम नाम था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है? नज़ीर अहमद ने जो एक सिनफ शुरू किया था जिसका नाम है नॉवेल, उर्दू में पहला नॉवेल निगार नज़ीर अहमद, पढ़े भी होंगे 10 में, और पहला नॉवेल इन्हीं का लिखा हुआ मीरतुल उरूस। तो उर्दू में नॉवेल की शुरुआत इन्होंने ही की थी। मिर्ज़ा फतहुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पर क्यों जाते थे? तो जाते थे पढ़ने के लिए, ये जाते थे पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई थी? तो एक अरबी शायर है, मुतनब्बी एक शायर है, उन्हीं के मुताबिक है कि मियाँ रज़ा गए थे पढ़ने के लिए और कुछ सबक में गड़बड़ किए, डांट दिए, तो फिर एक बार जब फरार हुए तो दोबारा आए भी नहीं वो, है ना, छुट्टी करा दिए, जाओ भाई तुम पढ़ के आओ पहले अच्छा से। फतहुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो मिर्ज़ा फतहुल्लाह बैग एराब में गलतियां करते थे, शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाये हुए थे? है ना, याद करेंगे, मज़ामीन फ़रहत जो है 7 जिल्दों में शाये हुए थे, 7 जिल्दों में। और कहीं पे लगे कि ये वाला सर मिस्टेक है तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगर एक्चुअल में जहाँ पे लगे सर ये वाला नहीं, ये वाला होगा आंसर, एक्चुअल में जो सही है हकीकत में, तो मुझे जरूर बताइएगा। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन था? पहला खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का पहला खाका है। और पहला खाका निगार भी फतहुल्लाह बैग को बोला गया है, उर्दू का पहला खाका निगार। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नॉवेल निगार और पहले खाका निगार। देखो ये उस्ताद जैसा है तो उसका असर जो है ना शागिर्द पर भी पड़ता है, उस्ताद का असर जो है शागिर्दों पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे उस्ताद भी नॉवेल में पहले नंबर पे है और जो शागिर्द हैं फतहुल्लाह बैग वो भी हाँ पहले नंबर पे है खाका में, खाका निगारे में। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार है फतहुल्लाह बैग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नज़ीर अहमद फतहुल्लाह बैग के कौन थे भाई? तो नज़ीर अहमद कौन थे? उनके उस्ताद थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फतहुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे? इनके साथ जो मदरसे में पढ़ते थे नाम था मियाँ दानी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी अगला क्वेश्चन, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? नज़ीर अहमद ने क्या शुरुआत किया था? नॉवेल, तो नॉवेल से इनका ताल्लुक हो गया, नज़ीर अहमद का ताल्लुक नॉवेल से है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर समझा जाता है किसको? हाँ मिट्टी को, यानी कि खाक को सबसे कमतर समझा जाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो कहते हैं अल्लाह ताला ने आग, हवा, पानी, मिट्टी 4 अनासिर पैदा किए, लेकिन सबसे कमतर मिट्टी को पैदा किए। मिट्टी सबसे कमतर जो है ना, दुनिया क्या शुरू करती है? तो पैरों तले रौंदती है ना, दुनिया पैरों से रौंदती है, हवाएं उसको उड़ा के ले चली जाती है, पानी बहा देती है, आग जला देती है, लेकिन फिर भी मिट्टी उफ तक नहीं करती है ना। इसी बेचारगी पे हमें तरस भी आती है। ये क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग, मुझे आंसर भी याद हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? चंबेली और मोतिया के तेल से भी ज़्यादा खास है कौन? मिट्टी का तेल। पहले ज़माने में घर में इसी से तो रोशन हुआ करता था, है ना जी, मिट्टी का तेल, जिसको बोलते किरोसिन तेल कहते हैं हम लोग, है ना, यही मिट्टी का तेल है। नेक्स्ट है कि किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं? थोड़ा महक उसका स्मेल अलग टाइप का है, तो मिट्टी का तेल देखकर है ना नाक भौं चढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकफेलर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा बहुत बार। रॉकफेलर एक ताजिर था, अमेरिका के रहने वाला था, जो कि मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, है ना। तो रॉकफेलर कौन था? ताजिर था, अमेरिकी ताजिर। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी 1878 में, 2 दिसंबर से लिखा हुआ है, दिसंबर 1818 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी ख्वाजा हसन निज़ामी की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? याद करेंगे, हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में इनकी पैदाइश हुई थी। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी, सैयद आशिक, हाँ यही तो, सैयद आशिक अली निज़ामी। ओके, इनके वालिद का नाम था।
ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था? इनकी वालिदा का नाम था चहीती बेगम। ओके, ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था? चहीती बेगम। हाँ, ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, एकदम बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो जाएगा। जहाँ तक पॉसिबल है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया है। ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा? इनके वालिदैन ने नाम रखा कासिम अली, लेकिन ख्वाजा हसन निजामी ये कैसे नाम पड़ गया? तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जब लिखा करते ना शेर वगैरह, तो ख्वाजा हसन निजामी मतलब इनका नाम कासिम अली का नाम ख्वाजा हसन निजामी लिखा करते थे अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन शायद होगा यहाँ पे। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब था? इनका इंतकाल 1955 है ना, 1955 में इनका इंतकाल हो गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए हैं, कहाँ दफन किए गए थे इनके? तो बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, वहीं उनका जो है दफन किया गया है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में उनको दफन किया गया है। ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कर लेते हैं, मतलब अपनी कब्र तैयार कर लेते? तो बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होता है कि आप मतलब मौत से पहले कब्र ले लीजिए, है ना, जहाँ पे आप जब इंतकाल करोगे तो वहाँ आपको दफनाया जाएगा। तो ख्वाजा हसन निजामी ने मौत से 50 साल पहले उन्होंने कब्र को मुंतखब कर लिया था कि यहाँ पे मुझे दफन होना है। ठीक है, तो ऐसे शहरों में चलता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सिवाने उमरी किस नाम से तरतीब है? सिवाने उमरी, इनकी जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया है ना, इनकी जीवनी की किताब है निजाम बंसरी। इसके लिखने वाले कौन हैंगे? कौन लिखे निजाम बंसरी? वही जिसके बारे में पढ़ रहे, ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी ने इन किताब को लिखा है, निजाम बंसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बन गया था? दौलतमंद क्यों बना? तो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, इसलिए वो दौलतमंद बन गया था। नेक्स्ट है, ख्वाजा हसन निजामी की औलाद में से, अच्छा किसकी औलाद में से है? हाँ, ख्वाजा हसन निजामी जो है किसकी औलाद में से? सैयद बदरुद्दीन इसहाक, सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की शादी किससे हुई थी? इनकी जो शादी हुई थी सैयदा हबीब बानो होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, सैयद हबीब बानो। तो सैयद हबीब बानो से इनकी जो है शादी हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन कि ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी शादियां की थी? इन्होंने 2 शादियां की थी। ओके, इनकी भी 2 शादियां हुई थी, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ख्वाजा हसन निजामी ने दूसरा निकाह किससे किया था? तो पहला निकाह हो गया हबीब बानो से, दूसरा निकाह हुआ था सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से। ओके, याद रखिएगा। तो सैयदा हबीब बानो इनकी पहली बीवी है, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो इनकी दूसरी बीवी है, सैयदा चहीती बानो इनकी माँ का नाम है। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी किताबें लिखी? तो कहते हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी तसानीफ ख्वाजा हसन निजामी की है? कौन सी जो लिखी है? रोज नाम से, कलमी चेहरे, सी पारा दिल, इनमें सभी ये तीनों किताब इन्हीं की लिखी हुई है। इनमें से तीनों किताब इन्हीं की लिखी हुई है, सी पारा दिल, कलमी चेहरे, रोज नाम से और क्या था निजाम बंसरी, ये सब उन्हीं की किताब लिखी हुई है, जो कि बहुत फेमस है निजाम बंसरी। पूछा जाएगा तो बताइएगा एग्जाम में कि निजाम बंसरी किसने लिखा। ओके, नेक्स्ट रिसाला निजामुल मसाइक की बुनियाद किसने डाली? ये भी एक रिसाला है, ख्वाजा हसन निजामी ने इसकी बुनियाद डाली, यानी कि ये रिसाला निकाला था निजामुल मसाइक। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? मिट्टी का तेल जो चैप्टर है ना, उसके लिखने वाले ख्वाजा हसन निजामी हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखें, ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी किसने लिखना शुरू किया? तो इनका नाम था मीर क्या था कासिम अली। इनकी वालिदैन ने कासिम अली नाम रखा था इनका, लेकिन ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी जो है अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू किया, तब से वो उसी नाम से फेमस हो गए, ख्वाजा हसन निजामी के नाम से। लेकिन असल नाम इनका है कासिम अली। ओके, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निजामी की किफ़ालत किसने की थी? अब इनके आते हैं बड़े भाई, इनमें बड़े भाई ने, उनके बड़े भाई, गलती है, उनके बड़े भाई ने किफ़ालत मतलब पाल पोस किया बड़े भाई ने।
भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह को कहते हैं नाश्ता। नाश्ता मतलब भूख तोड़ना, लेकिन हम लोग पेट भर लेते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाश्ता मतलब भूख तोड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को कहते हैं फितूर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फितूर के माने क्या है? फितूर का मतलब है तोड़ने के। फितूर मतलब क्या होता है? तोड़ना। सुर्खी से क्या मुराद है भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। सुर्खी का मतलब होता है उन्वान। जो किसी भी कोई भी कहानी लिखते हैं तो ऊपर आता है हेडिंग, वही उन्वान। जो टॉपिक लिखते हैं, और क्या टॉपिक का नाम, उन्वान का नाम, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अहदी का क्या माने हैं? यहाँ पे जबर जब डिफरेंट है तो ऑप्शन इस तरह रहेगा। तो एक तो काहिल मानी होता है और एक अकेला के शायद मानी आता है। एक, हाँ, एक अहदी के अरबी मानी, अरबी मानी हो जाएगा एक। अहदी के अरबी मानी एक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल्लई खोलना। कुल्लई खोलना का मतलब क्या होता है? ऐब जाहिर होना, है ना। और अगर कुल्लई बंद होना बोलेगा तो अगला क्वेश्चन उसी में से होगा। नेक्स्ट है कुल्लई फेरना है, बंद नहीं, कुल्लई फेरना। फेरना मतलब क्या होगा? ऐब को छुपाना, है ना। कुल्लई फेरना मतलब हुआ ऐब को छुपाना। वेरी गुड। बहुत धीरे कमेंट कर रहे हैं आप लोग। सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हो क्या? कमेंट करो प्यारे बच्चों। देखो कमेंट करने से बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो जब आप लिखोगे, क्या लिख रहे हो, ब्रेन वहाँ पे काम करेगा, आपकी आंखें वहाँ पे काम करे, कान काम कर रहा, तो कमेंट करने से बहुत ज़्यादा याद होता है। ठीक है ना। तो अभी कमेंट करोगे तो याद रहेगा। शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? तो शिबली नुमानी एक किताब लिख रहे थे सीरतुन नबी, है ना। लेकिन उन किताब मुकम्मल होने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो इनके शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने उसकी किताब को मुकम्मल किया। लेकिन क्वेश्चन अगर बनेगा सीरतुन नबी किसने लिखा, इसके मुसन्निफ कौन है, तो शिबली नुमानी ही बोलेंगे। शिबली नुमानी की किताब है। ओके, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए थे? इनकी पैदाइश हुई थी 1884 में। ओके, 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। वेरी गुड। 1884 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। ऑप्शन सी। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो जा रहा, लेकिन आपको याद करना बेसिकली। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? इनकी पैदाइश हुई थी दसना नालंदा में, है ना। नालंदा में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था अब्दुल हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन इनके जो है वालिद का नाम था। ओके, नेक्स्ट है सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की, आलिम की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा। क्या नाम है? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। ओके, यहाँ से इन्होंने, इसीलिए उनका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। नदवी से नदवतुल, इसलिए नदवी से नदवी बोला गया है। सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन है? हाँ, तो इनके उस्ताद का नाम है शिबली नुमानी। अदबी मतलब हो गया पढ़ाने, लेक्चरर वाला, हाँ लेक्चरर वाला हो गया। शिबली नुमानी इनके अदबी उस्ताद थे। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल का डेट याद करेंगे। ओके जी, बहुत अच्छा। 1953 में इनका इंतकाल हो गया था। 23 नवंबर 1953 को इनका इंतकाल हो गया था। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, किस राज्य में हुई थी? तो याद करेंगे बिहार। नालंदा तो बिहार में पड़ता है, तो बिहार में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में इल्मी तालीम के लिए आला होगा, ये आला तालीम के लिए कब दाखिला लिया? तो 1901 में उन्होंने इस मदरसे में दाखिला लिया था। दारुल उलूम नदवतुल उलमा मदरसा में इन्होंने दाखिला लिया था 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन था? तो मदरसे में इन्होंने पढ़ते हुए पहला मजमून इन्होंने लिखा था खातून की तालीम पर। इन्होंने पहला मजमून लिखा जो है, इनका पहला मजमून था खातून की तालीम पर, है ना। हाँ, खातून की तालीम पर इन्होंने पहला मजमून लिखा। और जो पहला मजमून था वो कब निकला था? 1902 में। 1902 में इनका पहला जो है मजमून निकला था खातून के तालीम के लिए, उन्हीं के नाम से वो था। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाला में निकला था? तो कोई भी जब राइटर होता ना, तो उनका मजमून जो छपता है पहली बार, तो पेपर में छपेगा या कोई मैगजीन में छपेगा, है ना। तब जाके जब फेमस होता तब उनकी एक किताब के शक्ल में उनकी किताब आती है। जैसे हमारे दरख्सन कहकशा किताब में कैसे इनके बारे में आ गया, तो फेमस होने के बाद किताबों में आता है। तो एलेंच नाम का एक अखबार निकलता था, एलेंच मगध से लखनऊ से निकलता था शायद, एलेंच। तो उसी में इनका जो है छपा था। सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए हैं?
तो 1906 में उनसे जो है वाबस्ता हुए थे। वैसे अल हिलाल 1912 में जारी हुआ था, तो 1906 में वाबस्ता हुए थे। नेक्स्ट सैयद सलमान नदवी की किताब कौन है? देखिए अरबो हिंद की ताल्लुकात, ये भी एग्जाम में पूछा है। ओके, इसके बाद है सीरत आयशा, अरबों की जहाज रानी, हय्याम, रहमत आलम। मैंने सभी किताब का नाम यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, एग्जाम में अलग अलग मुसन्निफ के किताब यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। याद कर लीजिएगा, अरबो हिंद की ताल्लुकात ये भी पूछ सकता है। सीरत आयशा की किसने लिखा? वही अब्दुल नदवी। अरबों की जहाज रानी किसने लिखा? नदवी साहब। हय्याम, रहमत आलम, सब उन्हीं की किताब है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे चारों ऑप्शन सब वहीं पे डाल दिया। इंसाइया की सिनफ क्या है? इंसाइया जो एक नसरी सिनफ है, ये नज़म नहीं है, एक नसरी सिनफ है, जैसे मजमून लिखते हैं उसी टाइप का। वजीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से है? वजीर आगा का ताल्लुक जो है इंसाइया से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वजीर आगा की किताब का नाम क्या है? वजीर आगा का किताब का नाम है तख्लीकी अमल। ओके, तख्लीकी अमल वजीर आगा के किताब के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी कि वजीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल, ये किताब जो है ना क्या है? कलियात है। किताब का टाइप होता है जैसे कैसे कोई किताबियात है, अदबियात है, तखलिया क्या है, तखय्युलात है, बहुत सारा है, तो कलियात हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसाइया किस मोर की पैदावार है? इंसाइया जो है शगुफ्ता मोर की पैदावार है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? याद करेंगे, वजीर आगा की पैदाइश, वेरी गुड। तो 1922 में जब क्या बोलते हैं चौरा चौरी कांड हो रहा था ना 1922 में, ऐसे ही आप रिलेट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1922 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी पाकिस्तान के सरगोधा में। पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी, सरगोधा जगह का नाम है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की थी? इन्होंने जो पीएचडी की थी तंज़ो मज़ाह के मौजू पर, है ना। तंज़ो मज़ाह, तंज़ भी है और मज़ाह मतलब तंज़ भी कसना और मज़ाहिया थोड़ा सा हंसी मजाक भी टाइप का भी। ओके, व्यंग कहते हैं ना, हास्य व्यंग, वही बोला गया, तंज़ो मज़ाह। इक्तिसाब के मानी क्या होता है? इक्तिसाब का मानी होता है ज़ाती मेहनत से हासिल करना। क्या होता है? ज़ाती मेहनत से हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अबलाग के मानी क्या है? अबलाग के मानी होता है पहुंचाना ना, पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसाइया में ही दिया हुआ था, इंसान की आखिरी हिजरत कौन है? तो है अबदी सफ़र। अबदी मतलब क्या होता है? अबद मतलब होता है हमेशा, है ना, अबद मतलब हमेशा होता है, और एंड से अबद मतलब क्या होता है? बंदा होता है। तो अबद से बना अबदी, अबदी सफ़र, जो हमेशा के लिए सफ़र करेंगे, फिर लौटना नहीं है दोबारा, वो है मौत के बाद, है ना। तो वो आखिरी जो है सफ़र इंसान का है। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अच्छा चलिए ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहेंगे 1929 में। 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? इनके वालिद का नाम था शुजाअत हुसैन। ओके, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? शुजाअत हुसैन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? ओके, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हाँ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की पढ़ाई पास की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? हिजरत क्या है? एक इंसाइया है। हिजरत क्या है? एक इंसाइया सिनफ अदब से ताल्लुक है इनका। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। बंजारों को हम लोग खाना बदोश भी कहते हैं, कभी आज यहाँ तो कल वहाँ, है ना, इसको बोलते हैं खाना बदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर मुल्क मास्त से क्या मतलब है? कि मतलब हर मुल्क हमारा मुल्क है, मतलब दुनिया में है, पृथ्वी पे तो हर मुल्क समझो हमारा मुल्क है, जहाँ चाहे वहाँ। बंजारा लोग क्या होता है? बंजारा लोग ऐसी जहाँ चाहता वहाँ रह लेता है, चल जाता है। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इंशाइया हिजरत पढ़ेंगे ना, इसमें 3 मुल्कों का नाम आया है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ है? जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीर आगा ने माहनामा
वजीर आगा ने महानामा अवध पंच कहाँ से इजरा किया था? अवध पंच जो है निकलता था महानामा लखनऊ से ना जी, अवध पंच। हाँ, तो ऐसे नहीं कि अवध है तो पटना कर दीजिएगा, अवध पंच जो है लखनऊ से निकलता था। ओके, नेक्स्ट है वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? वजीर आगा जो है किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? तो ये ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान, सिवान के ये जो है प्रोफेसर बने थे, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। ओके, वजीर आगा का इंतकाल कब हुआ था? वजीर आगा का इंतकाल बताएंगे आप लोग। ओके, वेरी गुड। तो इनका इंतकाल हुआ था 1987 को, इनका इंतकाल हुआ था वजीर आगा का। नेक्स्ट है मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े किसने लिखे? मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े जो लिखे थे किसने? अहमद जमाल पाशा ने। ओके, अहमद जमाल पाशा ने लिखा था। अभी क्वेश्चन था वजीर आगा, अच्छा ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन है रोज ऑफरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैदाइश का दिन। चलिए तो मुझे पहले बताओ आप लोग कि 100 में कितना बनाए आप लोग? कम से कम तो 90 प्लस होना चाहिए सही। कमेंट करो, एक अनुमान से मुझे बता दो भाई कितना आप लोग सही बनाए। अभी हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आज छुट्टी नहीं मिलने वाली आपको, बहुत लंबी क्लास होगी आज। थैंक यू सो मच, वेल डन। तो सर उर्दू का सब्जेक्टिव बन जाएगा बट ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा सर, काहे जी? उल्टा 12 वाला बच्चा उल्टा काम कर रहा है, उल्टा हो जाएगा। सब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो पढ़ा रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को, मैं अभी ज़्यादा दिन पढ़ाया गया हूँ उर्दू, ज़्यादा दिन तो पढ़ाया भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगभग क्वेश्चन मेरे को याद हो गया। तो आप तो 1 साल से पढ़ रहे हो जी, आपको तो याद होना चाहिए। तो देख रहा हूँ बच्चों को 95, 94 बहुत अच्छा। आशिया, नादिस, कशिश, नूर, एलोन, सदाब बहुत अच्छा। तस्लीम वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। लेमन क्या नाम है भाई? अदीवा क्यूट, ओके। दुआ, नाज, समायरा बहुत अच्छा। समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? देखो तो शुरू से पढ़िएगा तब ना समझ आएगा जी, अचानक में आ जाएगा तो। खैर अभी तो उतना टाइम भी नहीं है, आप कम से कम ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। अभी पढ़ लो, फिर वीडियो स्पीड करके पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है ना। और सुबह सुबह एक वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उसको पढ़ के चल जाना, रिवीजन हो जाएगा। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? याद करना, हिजरत का ताल्लुक जो है इंसाया सिनफ अदब से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 200 क्वेश्चन होगा तब आपसे पूछेंगे कितना सही हुआ, थोड़ा अपनी गलती को गिनते रहिएगा। हिजरत किसका इंसाया है? हिजरत जो लिखा किसने? अहमद जमाल पाशा ने इंसाया हिजरत लिखा था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिजरत के मुसन्निफ कौन है? हिजरत के लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ है? तो इंसान की हिजरत का सिलसिला जो है कहाँ शुरू हुआ? जन्नत से। हो सकता है जन्नत से शुरू हुआ इंसान की हिजरत का सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ था। बागो बहार, अब नेक्स्ट चैप्टर हो गया बागो बहार। तो बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? ये एक दास्तान है। बागो बहार क्या है? दास्तान है। जैसे कुछ मजमून है, खतूत है, अफसाना है ना। तो इस तरह से क्या है, बागो बहार एक दास्तान है। नेक्स्ट है बागो बहार किसकी तसनीफ है? किसने लिखा बागो बहार को? तो मीर अमन दहलवी ने लिखा बागो बहार को। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। तो मीर अमन दहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है बागो बहार को लिखा था। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार तर्जुमा किया गया है चहार दरवेश, ये किताब है, इन्हीं को ट्रांसलेट किया गया है, जिसका नाम रखा गया बागो बहार, ठीक है। नेक्स्ट है बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था? जब बागो बहार इन्होंने लिखा तो 500 रुपये का इनाम मिला था। उस समय की बात है, 500 रुपये का इनाम मिला था, अंग्रेजों के समय की बात है। बागो बहार किताब कब, किस साल मुकम्मल हुई? तो 1801 में ये किताब मुकम्मल हो गई थी, लेकिन छपा नहीं था, मतलब लिख करके मुकम्मल हो गया था, लेकिन 1804 में छप करके हम मार्केट में आया था, किताब के शक्ल में बाद में आया था, लेकिन मुकम्मल हो गया था 1801 में। उस समय 500 रुपये बहुत वैल्यू है,
रखता था। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है? तो याद करेंगे 4 दरवेशों का, तो नाम ही है चहार दरवेश, किताब का नाम है चहार दरवेश, उसी को ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में बागो बहार। एक दास्तान है, चहार दरवेश भी एक दास्तान है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी? किसने बोला लिखने के लिए? तो गिलक्रिस्ट ने बोला था उसको, हाँ, ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या 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 रिश्ता था? उस कहानी के बारे में, जो कहानी के बारे में बता रहा कि शहजादा जो बादशाह का बेटा था और मलिक सादिक जिन्नों का सरदार था, ये है ना, इन दोनों में दोस्ती का रिश्ता था, दोस्ती का। शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? तो जाता है शहजादा एक लड़की को ढूंढने के लिए, तो एक फ़कीर मिलता है तो उनको 1 रुपया देता है। ओके, अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फ़कीर जो था वो हिंदुस्तान के ही रहने वाला था। ओके, ये हिंदुस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ लिया? अतर लिया और बखूर, शायद सुरमा होगा कुछ, है ना, या कुछ और होगा। तो इन्होंने जो है मार्केट से लिया, क्योंकि इनको जाना था कहाँ? मलिक सादिक से मिलने जाना था, और मलिक सादिक जो है जिन्नों का सरदार हुआ करता था। तो एक सुलेमानी सुरमा आता है, पढ़िए होंगे आप लोग सब्जेक्ट में, सुलेमानी सुरमा को लगा लेगा, तब जिन के पास जा रहे तो भाई तो अतर उतर खुशबू, है ना, लगाना पड़ता है ना। यस, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? तो 40वां बंदर के मकसद से मिलने गया था। मुबारक था उनका, उनके अंदर में काम करता था, मतलब समझिए वो वजीर मानिए, या उनके अंदर जो नौकर था काम करने वाला। मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? तो बात कुछ अलग है कि जो शहजादा था उनके वालिद का जो है ना तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको चचा को सौंप दिया था। तो जब चचा को सौंपा तो फिर लास्ट में वही राज करना शुरू कर दिया। शहजादा बड़ा हुआ तो भाई राजकाज पूरा चचा के पास चला गया। तो जाके मिला था किसके पास? वो था मलिक सादिक के पास, जिन्नों के सरदार के पास। तो इन्होंने बोला ठीक है, गुलबदन की एक लड़की का फोटो दिखाया जो बहुत खूबसूरत थी, बोला कि इसकी तलाश करो, कहीं से भी लाओ, है ना, ला दो खोज करके, लेकिन तुम नियत में खराब मत करना, मतलब अमानत में खयानत मत करना, वरना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और तुम्हें सजा भी दिया जाएगा। लास्ट में वही काम होता है, मिल तो जाता है लेकिन जो है इतनी खूबसूरत रहती है लड़की, क्या करें, है ना, उसका दिल आ जाता है उस पर, और क्या, फिर वो वापस भी नहीं आता है। आगे अंजाम कुछ और है, देख लीजिएगा, कहीं पढ़ लीजिएगा, है ना। किताब में पूरी बातें नहीं दी हुई हैं। मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई थी? मीर अमन दहलवी, नाम ही है दहलवी, तो यानी कि दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज में इनका जो है, हाँ, तकर्रुर कब हुआ था? वेरी गुड, चलो सब लोग जोड़ते रहिएगा, कितना सही बना रहे आप लोग। 1801 में मीर अमन का तकर्रुर हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज में, 1801 में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अमन को महाना कितना मिलता था? 40 रुपया। मीर अमन जो है कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने के लिए मुकर्रर किए गए थे, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज अंग्रेज को तो समझ में आता नहीं था, इधर का हिंदुस्तानी ज़बान, इसीलिए वो लोग स्पेशल अपने लिए पढ़ने के लिए इनको मुकर्रर किया था। 40 रुपया महाना पे। मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई थी? तो मीर अमन की जो फेमस, जो इनको जो शोहरत मिला है बागो बहार की वजह से, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागो बहार किस साल तबा हुई? तबा मतलब हुई छप करके, जो बाहर हुआ था 1804 में, मतलब किताब छप करके किताब के शक्ल ग्रुप में पब्लिश हुआ था 1804 में, लेकिन मुकम्मल हो गया था 1801 में, ठीक है। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? मीर अमन का तखल्लुस था लुत्फ, इनका जो है तखल्लुस हुआ करता था, लुत्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि टूबा टेक सिंह, अब एक नया चैप्टर है टूबा टेक सिंह। तो टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? एक पागल का नाम है टूबा टेक, और टूबा टेक एक गांव का नाम है, और उसी गांव का रहने वाला था बिशन सिंह, उसको सब लोग टूबा टेक सिंह बोला करते थे, तो हो गया उसी। तो टूबा टेक बोलेगा तो गांव का नाम है, टूबा टेक सिंह बोलेगा तो एक पागल का नाम है, मतलब एक आदमी है जो पागल रहता है। पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? तो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे, क्योंकि बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो क्योंकि सब जब मिला हुआ था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला हुआ था, तो जो जेल पाकिस्तान के अंदर था बंटवारे के बाद, अब वहाँ जो हिंदुस्तानी है या सिख है तो उसको लाएगा ना वापस वहाँ से, वही बात यहाँ पे किया गया। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। तो एक पागल का नाम है मोहम्मद अली, ये बोलता कि हम ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, हम ही मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा था पागल।
ओके, दूसरा है टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? देखिए, टूबा टेक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। ओके, इनका असल नाम था, लेकिन जेल में गया तो गांव का नाम था इनका टूबा टेक। अब उसी के नाम से सब पुकारने लगा, टूबा टेक सिंह, टूबा टेक सिंह, हो गया फेमस। टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह पे हुई? तो जब टूबा टेक सिंह को हिंदुस्तान लाया जा रहा था, तो टूबा टेक को आने का जरा ही मन नहीं कर रहा था। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जगह, मतलब बॉर्डर, समझते हैं ना, बॉर्डर, ना तो वो हिंदुस्तान की ज़मीन है ना तो पाकिस्तान की ज़मीन है, वहीं पे उनके खड़े खड़े उनका जो है दम निकल गया था, इंतकाल हो गया था। पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दिया था? एक पागल था, पेड़ पर चढ़ गया था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर तकरीर कर रहे थे, मतलब भाषण उसन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, अपने आप को खुदा कहने वाला पागल टूबा टेक सिंह को क्यों नाराज कर दिया? एक और पागल था जो अपने आप को खुदा बोलता था, ठीक है ना, तो टूबा टेक सिंह पागल टूबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया? आप अपने आप को खुदा कहने वाला पागल टूबा टेक सिंह से क्यों नाराज हो गया था? तो हुक्म ना देने पर, है ना, उनको हुक्म ना दिया था, इसीलिए हुक्म ना देने पर। पागल खाने के वो लोग जिनका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार थे? कुछ ऐसे पागल थे वहाँ जो इस सोच के परेशान थे कि अच्छा अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया तो हम लोग किधर हैं, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, इस सोच के परेशान है ना, कि वो अब किस मुल्क में है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है, टूबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार हो जाता था? तो कहता जब टूबा टेक सिंह को पता नहीं कैसे पता चल जाता था भाई, कि जब भी उसका कोई मुलाकाती लोग आता, मतलब उसके रिश्तेदार, घर के कोई भी लोग आते थे मिलने के लिए, तो उस दिन नहा धो के एकदम तैयार हो जाता था, खुशबू लगा के, अच्छा लिबास पहनता था, लिबास जेब तन करता था। सादत हुस्न मंटू की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 11 मई 1912 को। सादत हुस्न मंटू की पैदाइश 1912 को हुई थी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सादत हुस्न मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? तो जो अभी पढ़ रहे टूबा टेक सिंह, उसी के लिखने वाले हैं सादत हुस्न मंटू, उसी के मुसन्निफ है सादत हुस्न मंटू। इनकी पैदाइश हुई थी लुधियाना में, ये पंजाब के रहने वाले थे, तो लुधियाना में इनकी पैदाइश हुई थी। मंटू के वालिद का नाम क्या था? मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। ख्वाजा गुलाम हसन इनके वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, मंटू की वालिदा का नाम क्या था? मंटू की वालिदा का नाम था सरदार बेगम। ऐसे भी क्या बोलते हैं, पंजाबी तरफ वाले एरिया में लगता है ना, सरदार बेगम, नाम भी सुनने में लग रहा है सरदार। मंटू के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? मंटू जो पहला अफसाना था ना, उनका नाम था आतिश पारे। क्या नाम था? आतिश पारे इनका जो है पहला अफसाना था। अफसानी मजमुआ था, पहला अफसानी मजमुआ। नेक्स्ट, मंटू की वफ़ात कब हुई थी? मंटू की वफ़ात याद करेंगे, इनकी वफ़ात कब हुई थी? 1955 दे रहा है, 1955 में इनकी जो है वफ़ात हो गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से हुआ था? इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था 1933 से। 1933 से अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। मंटू का पहला अफसाना 1934 में किस उन्वान से शाये हुआ था? तो याद करेंगे, मंटू का पहला अफसाना कब शाये हुआ था? 1934 में। नाम क्या था? नाम था तमाशा। तमाशा नाम का इनका पहला अफसाना था, 1934 में शाये हुआ था। मंटू की अफसानी मजमुआ में तकसीम मुल्क का अलमिया और सियासी कौन सा बनाया गया? मतलब मंटू की किस अफसानी मजमुआ में कि तकसीम मुल्क का अलमिया, मतलब भारत जो हिंदुस्तान तकसीम क्यों हुआ, तो क्या मामला था? तो एक किताब का नाम था सयाह हादसे। इसी में जो है ना ये सारी बातें जो है कही गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मंटू की शादी किससे हुई थी? मंटू की जो शादी हुई थी नाम था बेगम सफ़िया। क्या नाम था? बेगम सफ़िया जो है मंटू की बीवी के नाम था। मंटू पाकिस्तान कब गए थे? मंटू पाकिस्तान गए थे 1948 में। 1948 में ये पाकिस्तान चले गए थे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, मंटू की एक नावल का नाम बताइए। नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे बगैर उन्वान के, है ना। मंटू की एक नावल का नाम है, उस नावल का नाम ही लिखा इन्होंने बगैर उन्वान के, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मंटू की सियासी अफसाने का नाम क्या था? सियासी अफसाने का नाम था नया कानून, टूबा टेक सिंह। ये दोनों सियासी अफसाना है। ओके, नया कानून और टूबा टेक सिंह। नेक्स्ट है मंटू की फिल्मी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए मैंने सारी कहानियाँ यहाँ पे दे दी मंटू की। अपनी नगरिया, घमंडी,
चल चल रे नौजवान, बेगम, पड़ोसन, शिकारी, ये सब जो है इनकी फिल्मी कहानियां हैं, यानी कि इन सब कहानी पर फिल्म बन चुका है, ठीक है ना, फिल्मी कहानियां हैं सभी। मंटू इस्लाहन क्या थे? मंटू जो है ना अफसाना निगार थे। कौन थे? मंटू को जो है, मंटू बेसिकली अफसाना निगार थे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, मंटू की ज्यादा कहानियां किस पर है? मंटू ने ज्यादा जो कहानी लिखी मर्द औरत के रिश्तों पर। हाँ, मर्द और औरत के रिश्तों पर इन्होंने ज्यादा कहानियां लिखी है। नेक्स्ट है जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? अब अगला चैप्टर है प्रॉमिस, अफसाना प्रॉमिस, जिसके मुसन्निफ है जिलानी बानो, है ना, प्रॉमिस। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1936 में। ओके, 1936 में इनकी पैदाइश हुई थी जिलानी बानो का। जिलानी बानो की पैदाइश जो हुई थी कहाँ? बदायूं में। बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जिलानी बानो, बड़ा हो गया, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो जो कि हमारे किताब में भी दिया हुआ है ना, प्रॉमिस नाम का एक अफसाना जो कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? प्रॉमिस में जो मेन किरदार है वो अमू का है, पढ़े होंगे, अमू का जो है मेन किरदार है। नेक्स्ट है प्रॉमिस अफसाने के दो किरदार का नाम बताइए। अब इसमें तो किरदार बहुत सारा है, अमू है, ख्वाजा भी है, हमीद है, जमशेद है, खुर्शीद है ना, जो भी आप नाम लिख दीजिएगा चल जाएगा, बट ऑप्शन देख लेना है। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो अमू के बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। ख्वाजा भी कौन थी? ख्वाजा भी खादिमा थी, है ना, खादिमा थी, उसकी सेवा करती थी वो। ओके, नेक्स्ट है ग्रैंड मैम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया? ये बात किसने कही? बेबी शायद उनका एक बहू है शायद, है ना, उनके बेटे की कोई बहू होगी तो उसको बेबी बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नाम होगा शायद उसका, अमू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? जनाजे को कांधे देने के लिए। तो अमू ने बोला था, अमू ने अपने सारे बेटों को, तीन बेटा तो बेसिकली पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया था, एक बेटा जो है क्या बोले सियासत में चला गया था, पढ़ने लिखने का शौक नहीं था उसको। तो चारों बेटों से प्रॉमिस किया था, भाई तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं कमाओ, लेकिन जब मेरी मौत हो जाए तो जनाजे में कांधे जरूर देना, क्योंकि माँ बाप का तो एक यही ख्वाहिश है कि कांधे जरूर देना भाई, है ना, लेकिन वो भी नहीं नसीब हो पाता इसको। अमू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। देखिए ये कौन बोला था? बड़ी बहू ने बोला था। यहाँ तो भागने के चक्कर में इन लोग था भाई, कि जल्दी से मरे और हम भागे यहाँ से, और मरे भी नहीं, वो थोड़ा सा ठीक हुआ, फरार। ये बात सुन के अम्मू की फिर मौत भी हो गई थी, ठीक है। तो इन लोग जो है भाग गया तुरंत। अम्मू दुखी क्यों हुए थे? दुखी क्यों थी कि बेटों के जाते देख लिया था, चुपचाप से जा रहे थे, और जो था ख्वाजा भी उनको पैसा वैसा दे दिया, डॉलर दे दिया, और चुप से निकल रहे थे। अमू ने देख लिया, दुखी हो गया, उसके बाद फिर उनकी मौत हो जाती है। जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? जिलानी बानो, चलिए चलो ओके। तो क्वेश्चन दिया हुआ जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? 1959 को जिलानी बानो को, हाँ 1959 में जिलानी बानो की शादी हुई थी। जिलानी बानो की दो अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो रात के मुसाफिर और रोज का किस्सा, ये जिलानी बानो के दो अफसानी मजमूए का नाम है। नेक्स्ट है जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। ओके, अल्लामा हैरत बदायूनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी, कुल हिंद कौमी अवार्ड किसे नवाजा गया? कुल हिंद कौमी अवार्ड मिला था जिलानी बानो को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 167, ईवाने गजल और बारिश संग। देखिए ये दो गजल है जो कि दो नॉवेल का नाम है, ईवाने गजल और बारिश संग। इन दोनों नॉवेलों के लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो। क्वेश्चन बन सकता है कि ईवाने गजल किसका नॉवेल है, बारिश संग किसका नॉवेल है, तो बता दीजिएगा जिलानी बानो। ओके, नेक्स्ट है जिलानी बानो में किस पर मोनोग्राफ लिखा था? मोनोग्राफ लिखा था, मोनोग्राफ कहते शायद वही सब जीवनी शायद होता कुछ, है ना, किसने चंद पर?
किसने चंद पर मोनोग्राफ लिखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि जिलानी बानो को कौन सा अवार्ड मिला था। देखिए जिलानी बानो को मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये तीनों अवार्ड जो है जिलानी बानो को हासिल हुआ था। चलिए आगे बढ़े। जिलानी बानो ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी, तो कहते हैं जिलानी बानो ने एमए तक तालीम हासिल की थी इन्होंने, एमए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलानी बानो किस तौर पर मशहूर हैं, तो जिलानी बानो जो है ना अफसाना निगार में भी और नॉवेल दोनों में फेमस है। जिलानी बानो का नाम अफसाना निगार में भी लिया जाता है और नॉवेल निगार में भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमू के कितने बेटे थे, तो अमू के 4 बेटे थे ना, अमू के 4 बेटे थे और चारों बेटों का नाम क्या था, देखो जमशेद, रशीद, खुर्शीद, हमीद, ये सब किसके बेटे थे, ये जो है चारों अमू के बेटे थे। कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे कि 12th में अगले साल 12th का एग्जाम देंगे तो अभी से पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे अभी जो 10 में पढ़ो तो 10 में पहले पढ़िए, फोकस आपका 10 का कीजिए। और अगर आप 11 मतलब 12th का अगले साल दीजिएगा तो अभी से पढ़ सकते हैं, ये भी तुम्हारे लिए बेस्ट है। जो 2026 में 12th का एग्जाम देंगे उनकी ख्वाहिश है सर अभी से पढ़े उर्दू, तो पढ़ो भाई, अच्छी बात है, जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दो ताकि आप आर्ट्स वगैरह पे ध्यान देना। फिर सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हो गए थे, तो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से ये रिटायर हुए थे। अगला क्वेश्चन है सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, लिव ऑन इंटरनेट, है ना, लिव ऑन इंटरनेट पे था वो। ओके, रवि रंजन कौन थे, रवि रंजन जो है सैयद अजीज़ अहमद के दोस्त थे। ओके, सैयद अजीज़ अहमद के दोस्त थे रवि रंजन। नेक्स्ट है डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए थे, कि डॉक्टर ने बोला था सैयद अजीज़ अहमद को कि तुम्हारे मौत का वक्त जो है करीब आ गया है। ओके, तब सुन के वो जो है हाँ परेशान हो गए थे। उनका अपना एक और पुराना साथी कौन था, ट्रांजिस्टर, सैयद अजीज़ अहमद का समझो ये हाँ पुराना साथी था ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया, तो सुबह के 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे। नेक्स्ट है आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरेगा, ये बात किसने कहा था, तो उसकी बीवी ने कहा था, है ना, सैयद अजीज़ अहमद की बीवी ने कहा था कि आप डायरेक्टरी जो बने हैं तो डायरेक्टरी तब से रिटायर हो गए थे, तो अब कब तक लिए फिरिएगा, काम रिटायर हो गए फिर भी काम कर रहे हैं। फिर बोला गया आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फायदा क्या हुआ, बेटे ने ये बात क्यों कही, तो माली तंगी की वजह से। ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शफी जावेद कब पैदा हुए, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी, हाँ ठीक है, शफी जावेद की पैदाइश हुई थी 1935 में, 1935 ईस्वी में शफी जावेद की पैदाइश हुई थी। शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे, यही लिखा, इन्होंने ही लिखा भोले बिसरे गीत, जिसमें सैयद अजीज़ अहमद का नाम दिया हुआ है। तो शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे, मुजफ्फरपुर में, इनकी पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, शफी जावेद ने कहाँ से एमए किया था, एमए कहाँ से इन्होंने किया था, शफी जावेद पटना यूनिवर्सिटी से शायद किया था क्या, ठीक है, वेरी गुड। तो पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था। ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन था, इनका पहला अफसाना था क्या था, आट और तंबाकू, शफी जावेद का पहला अफसाना आट और तंबाकू। नेक्स्ट है शफी जावेद के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए, इनके एक अफसानी मजमूए का नाम वही हो गया, आट और तंबाकू एक अफसानी मजमूए ही तो है, जो पहला अफसानी मजमूआ वही था और पहला वही है, उसी का है। सैयद अजीज़ अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, तो अकेलापन की वजह से, है ना, अकेलापन को दूर करने के लिए वो ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज़ अहमद का चेहरा कैसा पाया, तो फातिहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट, मतलब हाँ मतलब चेहरे पे मुस्कान आ गई, मुस्कुराहट आ गई और चमक आ गई चेहरे पे। सेम क्वेश्चन हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम मिला था, 2004 में इनको जो है सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। सलाम बिन रज़ाक ये वही शख्स है जिन्होंने लिखा इब्राहिम सक्का, ठीक है ना, हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी
किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज्जाक का अदबी ताल्लुक रहा है? उर्दू और हिंदी से इनका जो है अदबी ताल्लुक रहा था, मतलब ये दोनों जबान में माहिर थे वो। ओके, सलाम बिन रज्जाक के हिंदी अफसानों के मजमूए कामधेनु कब शाया हुआ था? कामधेनु जो है इनके जो है शायद 1988 में शाया हुआ था, कामधेनु। कोई दिक्कत किसी को? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा? एक सौ छियासी का ए होगा। एक मिनट, 186 में दिक्कत है, 186 नंबर। एक मिनट दिख लेता हूँ एक बार फिर से। एक अफसाने मजमूक देखिए, ये क्या है? अच्छा, पहला अफसाना था। हाँ हाँ, ठीक ठीक, इसका होगा रात शहर और मैं ना, रात शहर। अच्छा, इसका एक कीजिएगा, ये तो ये अफसाना है और ये अफसानी मजमुआ है, रात शहर और मैं। इसका आंसर एक कर लीजिएगा तो। थैंक यू, चलो बहुत अच्छा जी। ओके ओके ओके। टोटल कितना क्वेश्चन है आपके लिए? पूरा किताब डाला हुआ है यहाँ पे है, पूरी किताब। आप कितना देर पढ़ते हैं वो देखना है मुझे आज, है ना? तो ये हो गया 1988। इंग्लिश का बैच तो नहीं है। हाँ, उर्दू हिंदी इंग्लिश में आएगा, एक ही में आएगा। उर्दू हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश का अलग से बैच नहीं, उर्दू हिंदी इंग्लिश एक ही में रहेगा वालों। इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो इन्होंने ये चौथी क्लास तक जो है पढ़े थे। इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। इब्राहिम सक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? धूरन गांव, वहीं के बारे में बताया गया है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अरशद अली। ठीक है। नेक्स्ट है, अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? सलाम बिन रज्जाक इन्होंने लिखा था, इब्राहिम सक्का। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का था। ओके, नेक्स्ट है, इब्राहिम सिक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सिक्का जो अफसाना है ना, उसका मरकजी किरदार है अबू। इब्राहिम सक्का को अबू बोला गया है, ठीक है? इब्राहिम सक्का को ही अबू बोला गया है। इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई थी? तो महबूबा की कब्र पे लिपट कर। और सलाम रज्जाक कब पैदा हुए बताइए? 10th का इंग्लिश, 10th का लैंग्वेज बैच में आपको इंग्लिश का पूरा नोट्स वगैरह मिल जाएगा अलग से, तो क्लास नहीं हो रही उसका। 1941 हो जाएगा। चलिए अब बताइए, अब कितना गलती हुआ? 100 में कितना सही हुआ? ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलिए तो ठीक है, कितना सही हुआ? 99, वाह। 94, 95, वेरी गुड। एलोन गर्ल, राकिम, ओके, रेशमा, शाहिद। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बहुत सारा है। आगे बढ़ते। सलाम बिन रज्जाक कहाँ पैदा हुए थे?
सलाम बिन रज़ा की पैदाश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाश हुई थी महाराष्ट्र में। ओके, सलाम बिन रज़ा की महाराष्ट्र में पैदाश हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए सलाम बिन रज़ा किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो सलाम बिन रज़ा जो है ना, ये दर्स और तदरीस कर रहे थे, मतलब पढ़ाने के काम करते थे। उन्होंने ही बात कहानी बताई जो हम वहाँ धुरन गांव गए थे पढ़ाने के लिए, तो ये ऐसा ऐसा वाकया हुआ। ओके, सलाम बिन रज़ा का पहला अफसाना कौन था? इनका पहला अफसाना था कामधेनु ना जी। सलाम बिन रज़ा का पहला अफसाना था, नहीं नहीं नहीं, नंगी दोपहर का ना, नंगी दोपहर का सिपाही, ये इनका पहला अफसाना था, नंगी दोपहर का सिपाही। सलाम बिन रज़ा का पहला अफसाना ना, शिकस्ता बुतों के, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, कोई बात नहीं, दो गलत हो गया तो। डी नहीं, डी नहीं, ये देखो ये जो है ना 1977 में ये लिखा गया है, और मुअब्बर 1987 में लिखा गया था, और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में शायद दिया हुआ है। तो फिर हंस, हाँ डी नहीं, डी नहीं, ये सही है, नंगी दोपहर की किताब सिपाही, ये किताब में दिया हुआ है तो यही सही होगा, ठीक है। हाँ, पहला अफसानी मजमुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में अफसानी मजमुआ होना चाहिए था, पहला अफसानी मजमुआ, अफसानी मजमुआ। क्योंकि पहले अफसाना का नाम यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं किताब में, पहले अफसाना का नाम बस लिखा हुआ कि पहला, इनका पहला अफसाना 1964 में पब्लिश हुआ था, शाये हुआ था। इनका पहला अफसाना 1964 में शाये हुआ था, ये लिखा हुआ है ना। हाँ बट हाँ, कामधेनु 98, ठीक है। तो लेकिन पहला अफसानी मजमुआ जो है नंगी दोपहर का सिपाही होगा। ओके, तो ऑप्शन इसका बी सही है। शिकस्ता बूतो अगर आपका कहीं पे होगा टिक लगा हुआ तो सुधार लीजिएगा। किस किताब पर सलाम बिन रज़ा को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था? तो शिकस्ता बूतों के दरमियान अवार्ड मिला था 2004 में, है ना। इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं कि सलाम बिन रज़ा का पहला अफसाना कौन था? पहला अफसाना कब शाये हुआ था? बस इतना ही दिया हो किताब में, पहला अफसाना 1964 में शाये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकस्ता बूतों के दरमियान कब शाये हुआ था? ये 2001 में शाये हुआ था। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सलाम बिन रज़ा के हिंदी अफसानों का मजमुआ का नाम कौन है? हिंदी अफसानों का मजमुआ कामधेनु हिंदी अफसानों के मजमुआ थे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सलाम बिन रज़ा को किस साल साहित्य अकादमी का तर्जुमा अवार्ड मिला था? तो इनको एक और अवार्ड मिला था, तर्जुमा अवार्ड बोला गया उनको। ओके, 1998 में, 1998 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2004 में शिकस्ता बूतों के दरमियान, और तर्जुमा अवार्ड मिला था 1998 में। इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज़ाक, ये इसके लिखने वाले हैं, मुसन्निफ है। नेक्स्ट है, गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? गुबार खातिर जो 1942-43 के समय की बात है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? तो हमारे किताब में दिया हुआ 3 खतूत, इसलिए ऑप्शन में 3। वैसे इसमें 24 खतूत शामिल है इस किताब में। सदिक करीम कौन है? सदिक मुकर्रम कौन है? तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी। ओके, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो हाँ, अहमदनगर जेल से जो है ये खतूत लिखे गए हैं। गुबार खातिर अहमदनगर जेल से लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलाना आज़ाद की तफसीर कौन है? मौलाना आज़ाद की तफसीर तर्जुमानुल कुरान। ओके, ये मौलाना आज़ाद की तफसीर है, तर्जुमानुल कुरान। मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आज़ाद किस जुर्म में जेल गए थे? तो भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? तो पहली बार 35 बरस की उम्र में
कांग्रेस के सदर बने थे। सबसे कम उम्र के यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने रिसाला लिसानुल सिद्क के कितनी उम्र में जारी किया था? तो कहते हैं 15 साल के थे जब तभी इन्होंने पहला रिसाला जारी किया था। ओके, नेक्स्ट मौलाना आज़ाद को कौन सी चाय पसंद थी, कौन सी चाय पीते थे? तो बगैर दूध वाली चाय ये पीना पसंद करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? इनका असल नाम था मोहिउद्दीन अहमद। ओके, इनका असल नाम था मोहिउद्दीन अहमद। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी मक्का मुकर्रमा में। क्वेश्चन बहुत बार बना है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मक्का शरीफ में, मक्का मुकर्रमा, मक्का शहर में। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? 1888 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग अच्छा लगेगा। मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन, है ना। इनके जो है वालिद का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद कब अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए थे? तो बचपन में ही अपने वालिद के साथ जो है कलकत्ता आ गए थे, वहाँ से, मक्का मुकरमा से। मौलाना आज़ाद की शादी कब हुई थी? इनकी शादी 2007-8 के दरमियान में, शायद 6-7, 7-8, हाँ 6-7 होगा, ठीक है ना, 6-7 के दरमियान में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मौलाना आज़ाद की शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी जुलेखा बेगम से। ओके, मौलाना आज़ाद की शादी किससे हुई थी? जुलेखा बेगम से हुई थी। अल हिलाल अखबार मौलाना आज़ाद ने कब निकाला था? 1912 में निकाला था अल हिलाल, जिसको जो है अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। अल हिलाल के बदले अल बिलाग मौलाना आज़ाद ने कब निकाला था? तो 1915-16 के बाद। तो दोनों अखबार का नाम याद कीजिएगा, अल हिलाल, अल बिलाग, है ना, दोनों मौलाना आज़ाद की किताब है। नेक्स्ट एक पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद कितने महीने रांची में नज़रबंद थे? तो 44 महीने। वही रांची के ही जेल से वो खत लिखे थे, 44 महीने नज़रबंद थे। मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के किस शोबे के वजीर बनाए गए थे? अच्छा, किस शोबे के वजीर बने थे? किस शोबा? हाँ, तो वजीर तालीम, भारत का, हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? तो यही होगा मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात कब हुई थी? मौलाना आज़ाद की वफ़ात 1956 शायद, 58 में इनकी वफ़ात जो है 1958 में हो गई थी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद कब कांग्रेस के सदर बने थे? कांग्रेस के सदर कब बने थे? 1923 में कांग्रेस के सदर बने थे। 1920 में शामिल हुए थे और 23 में कांग्रेस के पहली बार 35 साल की उम्र में सदर बने थे। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर कौन बने थे? मौलाना आज़ाद। ओके, सबसे कम उम्र के सदर यही थे और ज़्यादा देर तक भी बने रहे, है ना। ज़्यादा बरस तक कौन सदर बने रहे थे? मौलाना आज़ाद। ओके, काफ़ी लंबे समय तक सदर बने रहे थे। मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? इनका तारीखी नाम क्या था? फिरोज़ बख्त। फिरोज़ बख्त जो है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम था। ओके, यस, तारीखी नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अल हिलाल को कब बंद कर दिया था? 1914 में। अल हिलाल 1912 में निकाला था, तो उसके माध्यम से राष्ट्रभक्ति फैलाया जा रहा था, है ना, हुब्बुल वतनी को प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने उसको क्या किया? बंद कर दिया 14 में। फिर उसके जगह पे अल बिलाग निकाला, उसको भी बंद कर दिया, फिर जेल में इनको डाला। नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद कांग्रेस में कब शरीक हुए? 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? इनके वालिद का इंतकाल आई थिंक 1908 में हो गया था। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। 1908 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। मौलाना आज़ाद ने कहाँ की चाय की तारीफ़ की है? तो चीन की चाय की तारीफ़ की है कि मुझे चीन का जो चाय ना काफ़ी पसंद है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? नज़म जो गुफ्तगू है ना, उसके लिखने वाले कौन है? अली सरदार जाफरी। चलिए पढ़ते हैं अगला नज़म। अब नज़म सेक्शन में आ गए हम लोग। गुफ्तगू नज़म किस शायर ने लिखी? तो अच्छा, गुफ्तगू नज़म शायर ने किसके नाम से लिखी? हिंदू पाक दोस्ती के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के बारे में जो है इन्होंने लिखा है कि कुछ बात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, जो दोनों में फिर से दोस्ती कायम हो जाए। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। ओके, ये नज़म का दिया हुआ है, नज़म में इस सारी बातें हैं। अल्फाज के हाथों में क्या है? तो 10 संग 10 नाम। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तंज कैसा जाम है, तो कहते हैं तंज कसना एक जहर का जाम है। जब किसी पे जब तंज कसा जाता है ना, तो समझो उसको जो है जहर के मानंद उसको माना जाता है कि तंज कसा जा रहा है। तो तंज जो है एक जहर का जाम है। नेक्स्ट है, किसके चटकने की सदा आती है, किसके, तो गुंचों के चटकने की सदा आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। खमदार मतलब क्या होता है, खमदार का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा को बोला गया खमदार, खमदार मतलब टेढ़ा होता है। मीनिंग भी एक आध पूछ लेता है। तारों भरी रात किस तरह चलती है, हंसती हुई चलती है, तारों भरी रात। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, याद कर लेंगे। अली सरदार जाफरी की पैदाइश ओके 1913 में, ओके 29 नवंबर 1913 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, अली जाफरी की पैदाइश 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी यूपी के बलरामपुर में, है ना, बलरामपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए आगे बढ़ें। अली सरदार जाफरी के अफसाने का मजमुआ मंजिल कब शाया हुआ था, बताइए। इनका एक अफसाने मजमुआ था मंजिल, यस यस, मंजिल जो है कब शाया हुआ था, 1938 में। 1938 में मंजिल जो है अफसानी मजमुआ जो शाया हुआ था अली सरदार जाफरी का। अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद अदब के उन्वान से कब किताब लिखी, इन्होंने किताब लिखा था तरक्की पसंद अदब, क्या नाम था, तरक्की पसंद अदब। और इन्होंने किताब कब लिखा था, 1953, ठीक है ना, 1953 में इन्होंने ये किताब लिखा था तरक्की पसंद अदब। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सारे बच्चे आंसर दीजिए। अली सरदार जाफरी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था, 1967 में इनको जो है पद्म श्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ था, अली सरदार जाफरी का जो इंतकाल हुआ था, याद करेंगे 2000 में, 2000 ईस्वी में इनका जो है इंतकाल हो गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा सफ़र नज़म किसकी तहरीर है, नज़म मेरा सफ़र है ना अली सरदार जाफरी, ओके, नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अली सरदार जाफरी के दो नज़मों का नाम बताइए। एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये दोनों बहुत खास नज़में इनकी हैं, ओके, तो याद कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड ही मिला था अली सरदार जाफरी को। वेरी गुड, हाँ 1997 में इनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था अली सरदार जाफरी को। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से था, तो तरक्की पसंद तहरीक से इनका जो है ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन, आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं, तो कहते हैं कि मौत के बाद, जब इंसान की मौत आती है ना, तो आंखों के दिए बुझ जाती है, हाथों की हरकत काम नहीं करती है, ओके। शायर ने तड़पते कतरे की क्या खूबी बयान की है, तो तड़पते कतरे हाल और मुस्तकबिल में मसरूफ़, जो लोग हाल अभी के बारे में और जो मुस्तकबिल में जो बिजी रहते ना, एक तड़पता कतरा है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा, तो शायर कहता है मौत के बाद तो मौत ही नहीं है ना, मौत के बाद मौत ही नहीं है, मौत के बाद तो मरना थोड़ी ना है, उठाए जाएंगे फिर तो भाई जिंदे ही रहना हमेशा, ओके, चाहे जहन्नम में हो चाहे जन्नत में, जो भी हो, लेकिन मौत के बाद मौत नहीं है। जबान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा करता है, मौत के वक्त के बारे में बोलता है कि हमारे ज़बान में जो आवाज़ है ना, ये तितली की तरह उड़ जाएगी, है ना, हमारे आँखों की बीनाई चली जाएगी, हमारे हाथों की हरकत जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अली सरदार जाफरी के दो तनकीदी किताब का नाम, इकबाल शनासी और पैगम्बरान सुखन, ये दोनों किताब का नाम इन्हीं का है, ओके। नेक्स्ट है, उरूस का मतलब क्या होता है, उरूस का मतलब होता है दुल्हन, क्या होता है, दुल्हन होता है उरूस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेती नज़म की हैयत क्या है, खेती कैसी नज़म है, एक आज़ाद नज़म है, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खेती नज़म के शायर कौन है, खेती जो नज़म है ना, अमीक हनफी ने लिखा नज़म खेती को, ओके। आगे बढ़ते हैं, सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरहमत करता है, ये जुमला किसके बारे में है, ये जुमला वक्त के बारे में है, कि वक्त जो है ये काम हमें, हाँ, सोना बनाने की कोशिश करता है वक्त, एक दिन आता है जो खुश होता है वक्त हमसे। तमाम इंसान की खेती कौन है, तमाम इंसान की खेती कौन है, वक्त जो है तमाम इंसान की खेती है, वक्त आता है खेती में जो फसल होता है वो काट ले जाता है, वैसे इंसान का एक वक्त होता है, वो शुरू से बढ़ता है, फलता है, फूलता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, तरक्की करता है, और एक दिन जो उनका इंतकाल हो जाता है। खेती नज़म का मरकजी किरदार कौन है, वक्त ही जो इनका जो है मरकजी किरदार है।
अगला, वक्त क्यों खुश होता है भाई? तो कहता है वक्त जो है ना, हाँ, मदमस्त होकर जो है खुश होता है, मदमस्त पाकर खुश होता है, मदमस्त पाकर। वक्त इंसान को क्या मौका देता है? तो कहता है वक्त जो है इंसान को खुशहाली का मौका देता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई थी? अमीर हनफी की पैदाइश 1926 है क्या? अमीर हनफी की पैदाइश 1928 में हुई थी। 1928 में इनकी पैदाइश हुई थी। अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी इंदौर में। ओके, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी कि अमीर हनफी का असल नाम क्या था? अमीर हनफी का असल नाम था अब्दुल अजीज हनफी। ओके, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमीर हनफी का इंतकाल कब हुआ था? अमीर हनफी का इंतकाल याद करेंगे 1988 में इनका इंतकाल हो गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमीर हनफी का पहला मजमुआ कौन था? पहला मजमुआ था सिंदबाद। ओके, पहला मजमुआ था सिंदबाद। नेक्स्ट है कि अमीर हनफी का एक तवील नज़म का नाम क्या है? यहाँ पे सिंदबाद, एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर होगा संग पैराहन। संग पैराहन होगा अमीर हनफी का मजमुआ। संग पैराहन होगा इसका आंसर, पहला मजमुआ संगे पैराहन। और एक तवील नज़म है, यहाँ सिंदबाद का एक नज़म है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर हनफी की ऑल इंडिया रेडियो में उनकी हैसियत क्या थी? ऑल इंडिया रेडियो में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। स्टेशन डायरेक्टर थे। स्टेशन डायरेक्टर थे वो। जर्री मतलब क्या होता है? जर्री मतलब होता है सोना, जर्री मतलब सोना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की अमीर हनफी किस मौजू में एमए किए थे? इन्होंने तारीखी यानी कि इतिहास में और सियासत में एमए कर रखा था। ओके, नेक्स्ट है अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था? अमीर हनफी का इंतकाल हुआ था दिल्ली में। ओके, इनका इंतकाल दिल्ली में हो गया था। नेक्स्ट, अमीर हनफी का तवील नज़म कौन है? सिंदबाद। देखिए, सिंदबाद, शहजादा, सैयारगाह, शब गस्त, सूरतुल कानूस, सिलसिलातुल जुर्स, ये सभी जो है तवील नज़मों का नाम है जो कि अमीर हनफी ने लिखा। नेक्स्ट, अमीर हनफी की तनकीदी किताब का नाम क्या है? शोले की शनाख्त, शेर दिगर अस्त, ये दोनों जो है तनकीदी किताब का नाम है। नेक्स्ट है अमीर हनफी कैसे शायर है भाई? तो अमीर हनफी कहते हैं कि ये एक जदीद दौर के शायर हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर में शुमार होता है? अकबर इलाहाबादी को बोला गया नुमाइंदा नज़म गो। कौन है? नुमाइंदा नज़म गो। इसको सब लोग पसंद भी बहुत करते हैं क्योंकि मज़ाहिया शायर है। नहीं, वो अकबर इलाहाबादी, ये तो है हाँ, ये तो है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में से शुमार होते हैं? अकबर अवध पंच। नेक्स्ट है नज़म बर्क कलेसा के खालिक कौन है? बर्क कलेसा जो नज़म है इसके लिखने वाले कौन है? अकबर इलाहाबादी। ओके, अकबर इलाहाबादी जो है इनको लिखा है बर्क कलेसा। वेरी गुड। अगला है शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कहाँ मिली थी? कलेसा में। कलेसा में शायर को जो है मिस मिली थी। जो बच्चे लेट से आ रहे हैं उनसे मुझे गुजारिश है कि शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। शायर ने उस नज़म में गुलशने फितरत की बहार किसे कहा है? तो मिस को कहा है गुलशने फितरत की बहार। नेक्स्ट है दौलत इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो महबूबा के कदमों में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मेहदी अकबर हसन। बोलिए। इनका पूरा नाम था अकबर हुसैन। अकबर हुसैन होगा, अकबर हुसैन। ओके, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी क्वेश्चन कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? अकबर इलाहाबादी की जो है पैदाइश याद करेंगे 1845 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1845 में। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? नाम से जाना जाता है अकबर इलाहाबादी, मतलब इलाहाबाद के होगा। ओके, नेक्स्ट है अकबर इलाहाबादी के वालिद कौन थे? इनके वालिद कौन थे? सैयद फजल मोहम्मद। कौन थे? सैयद फजल मोहम्मद इनके वालिद साहब थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? हाँ देखिए, खान बहादुर पढ़े होंगे आप लोग उर्दू कवायद में। खान बहादुर क्या खिताब है जो हुकूमत के जानिब से मिलता है, तो इन्हीं को मिला था, अकबर इलाहाबादी को मिला था खिताब खान बहादुर, है ना। चले, वेरी गुड। देखिए क्या होगा, इनको खान बहादुर का जो खिताब मिला था ना 1899 में, याद करेंगे खान बहादुर अकबर इलाहाबादी को खिताब मिला था। सर
सर सैयद अहमद खां को मिला था, वैसे खां बहादुर अकबर इलाहाबादी को मिला था। अकबर इलाहाबादी की अहलिया कब इंतकाल कर गए थे? इनकी अहलिया का इंतकाल कब था बताइए? 1910 में इनकी अहलिया का इंतकाल होगा, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ जी, 1910 होगा। 1910 में इनके अहलिया का इंतकाल होगा, ठीक है, 1910 याद कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अकबर इलाहाबादी के लड़के हाशिम का कितनी उम्र में इंतकाल हो गया था? एक लड़के का नाम था हाशिम, तो 13 बरस के थे जब ही उनका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर हुए हैं? तो ये एक ज़रीफ़ाना शायरी लिखा करते थे जिसमें हंसी भी आती थी, है ना, और तंज भी कसा जाता था। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल बताइए? 1921 में जो है इनका इंतकाल हो गया था। और ये देखो 300 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? तो पैरोडी निगार। ये हो गया 300 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन और बाकी है जहाँ पर आपका उर्दू का पूरा ऑब्जेक्टिव, मतलब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। वैसे तो किताब से तो जहाँ तक बन पाया मैंने आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शामिल किया, लेकिन और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है ना। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतना में बहुत क्वेश्चन जो आपको टैली करेगा, हाँ टैली करेगा। अब ये डेटा खत्म हो गया, चलिए। 295 गलत है, समीर अहमद बोल रहे 295 गलत है, देखते हैं क्या है 295 में। अकबर अला 295 गलत लग रहा आपको? एक मिनट। ओ अच्छा, 1898 होगा ना, 99 हम बोल दिए, ये वाला इसका आंसर ही कीजिए 1898। थैंक यू, बहुत अच्छा समीर, एकदम परफेक्ट याद कर रहे हैं जी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ इसका आंसर 1898 कीजिएगा। बहुत अच्छा आशिया, वेल डन। डाटा नहीं है, डाटा नहीं तो डटाइए, मम्मी पापा के जाइए बोलिए हमको डांटिए, डाटा नहीं मेरे को, खत्म हो गया डाटा मेरा, खत्म हो गया, डांटिए मेरे को। तो उसका 1898 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करें, अब 100 क्वेश्चन और है, फटाफट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर आगे बोलेगा उर्दू कवायद तो करा देंगे। अच्छा 2 नंबर वाला गेसिंग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। मुतशायर किस तरह का नज़म है? एक जो है ज़रीफ़ाना नज़म है मुतशायर, एक ज़रीफ़ाना नज़म है। और उर्दू कवायद नहीं होगा तो रात में करा देंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको पढ़ लो और 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। फिर ना उर्दू कवायद हम 8 बजे रात में आके पढ़ा देंगे लाइव, मस्त रहेगा। तब बच्चा लोग भी भाग जाता है, पढ़ता नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुतशायर किस की नज़म क्या है? मुतशायर किसकी नज़म है? तो ज़फ़र कमाली की जो है मुतशायर नज़म है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुतशायर के लफ्ज़ी माने क्या होता है? मुतशायर के लफ्ज़ी माने होता है बनावटी शायरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वो नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं उसे कहते हैं मुसद्दस। ओके, उसे मुसद्दस कहते हैं। यूजिंतो मुंताले किस ज़बान के शायर थे? ये जो है ना इतालवी ज़बान के शायर थे, यूजिंतो मुंताले। नेक्स्ट है नज़म हम नहीं जानते हैं का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? जाहिदा जैदी। इनको मतलब इतालवी ज़बान में ये नज़म है, इसको उर्दू में हाँ जाहिदा जैदी ने ट्रांसलेट किया। यूजिंतो मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो 20वीं सदी के जो है मशहूर शायर है, इनको नोबेल इनाम भी मिला है। नज़म हम नहीं जानते हैं कि ज़बान किस नज़र का तर्जुमा है। अच्छा, किस ज़बान में तर्जुमा किया गया था? इतालवी ज़बान में तर्जुमा किया गया है। शायर को कौन शायर को नोबेल इनाम मिला है? नोबेल इनाम तो यूजिंतो मुंताले, इनको जो है नोबेल इनाम मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी कि नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है? हम नहीं जानते हैं, यूजिंतो मुंताले ने ये नज़म लिखा है, हम नहीं जानते। नेक्स्ट है यागाना चंगेजी किसके शागिर्द है? यागाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। यागाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई थी? यागाना चंगेजी की पैदाइश, वेरी गुड। अरे बाबा 10th का भी एग्जाम हुआ, 10th का मैराथन तो रोज कल ही पढ़ाए पूरा ग्रामर, अभी पढ़ा रहे 10 का, परेशान खाली तुम लोग करते हो यार। 10 का पढ़ाएंगे ना, 10 का ये मैराथन चलेगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? 2-2 घंटा हम 10 में पढ़ाए हैं, भूल गए हो जी?
अभी 2-2 घंटा 10 का क्लास पढ़ा, 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा रहे थे। खाली लिख देंगे थंबनेल में मैराथन क्लास तो हो जाएगा। ध्यान दो। अच्छा कल तो इन लोग का एग्ज़ाम है, इसके बाद तो आप ही लोग पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और वैसे शाम को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे हिंदी उर्दू ग्रामर, ठीक है ना। तो रात को उर्दू ग्रामर सब लोग पढ़ना है, 10-12 सबके लिए बराबर रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उर्दू ग्रामर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यागाना की वफ़ात कहाँ हुई थी? यागाना की वफ़ात हुई थी, यागाना की वफ़ात हुई थी लखनऊ में, नहीं जी। यागाना चंगेजी की वफ़ात लखनऊ में इनकी जो है वफ़ात हो गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अता काकवी ने गमे अरशद किसकी मौत पे लिखा? गमे अरशद लिखा किसकी मौत पे? अपने बेटे, क्योंकि अरशद जो है उनके बेटे का नाम था ना। हाँ, जी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गमे अरशद के मुसन्निफ कौन है? गमे अरशद का मुसन्निफ है अता काकवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? तो बेटा और बाप का है। अरशद काकवी बाप बेटा है और वो जो है अता काकवी जो है उनके बाप हैं। अदद अददी एतबार से जो का अदद कितना है? 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद किस अदद के बराबर है? तो 92। ये आपको याद करना होगा या बनाना होगा, ऐसे एग्जाम में पूछा ये वाला, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की जो तमहीद होता है उसको चेहरा कहते हैं। देखो, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत सब मरसिया में बात कही जाती है, लेकिन चेहरा शुरुआती चेहरा से होता है। सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है? सबसे मशहूर मरसिया निगार है मीर अनीस। ओके, मिर्जा मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली जो है इनका असल नाम था, पूरा नाम था मीर बब्बर अली। नेक्स्ट है, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? गुलजार नसीम, ये कहाँ से आ गया भाई? दयाशंकर, ये कहाँ से घुस गया? अच्छा यहाँ क्वेश्चन अच्छा, चेहरा का ताल्लुक किस सिनफ से है? चेहरा जो एक मरसिया है ना, चेहरा क्या है? मरसिया का ताल्लुक है। दो, उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसी करार दिया है? उर्दू का पहला मरसिया नर सरहार। उर्दू का पहला मरसिया है नर सरहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? मीर अनीस की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, है ना, फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में। नेक्स्ट है, उर्दू की पहली खुद नविस्त कौन थी? पहली खुद नविस्त है उर्दू का काला पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? एहसान दानिश की पैदाइश, इनकी पैदाइश हुई थी 1914 में। ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एहसान दानिश की पैदाइश 1914 में हुई थी। नेक्स्ट है, एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था काजी दानिश अली। ओके, काजी दानिश अली। नेक्स्ट है, एहसान दानिश ने अरबी फारसी किससे सीखी? तो हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से, हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से इन्होंने हाँ अरबी और फारसी सीखी थी। नेक्स्ट है, एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ था? एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ था? 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था, 1982 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? दास्तान का मुसन्निफ हो जाएगा रज्जब अली बेग सरवर। रज्जब अली बेग सरवर जो दास्तान एक चैप्टर है उसका मुसन्निफ है। रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश के बारे में देखें डेट, तो 1786 में जो है इनकी जो है पैदाइश हुई थी। डेट थोड़ा आपको कन्फ्यूज करेगा, थोड़ा सा देख सकते हैं, ध्यान लग तो हो जाएगा। रज्जब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा अकबर अली बेग। अकबर अली बेग इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट है, इस सरवर का इंतकाल कब हुआ था? हाँ जी, वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप लोग? सरवर का इंतकाल 1869 में, 1869 में सरवर का इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना पर सरवर का तकर्रुर किया था? तो 50 रुपये। हाँ, सरवर को वहाँ पे जॉब मिला था, है ना। वजीर जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी क्वारंटीन के अफसाना निगार हैं। नेक्स्ट है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? 1915 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी था क्या जी? हीरा सिंह बेदी, जहन में थोड़ा सा मेरे भी है। हीरा सिंह बेदी जो इनके वालिद का नाम था। राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? तो मोहसिन लाहौरी। मोहसिन लाहौरी, हाँ, मोहसिन लाहौरी मतलब इनका जो है पहले नाम था। लाहौर में पैदा हुए थे,
बेदी का इंतकाल कब हुआ था? राजेंद्र सिंह बेदी का जो इंतकाल हुआ था 1984 में, 1984 में इनका इंतकाल हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी रियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? सर्वोदय लीडर कहा जाता है हिंदुस्तानी रियासत में। जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? कामिल इनकलाब एक मजमून है जो कि हमारे चैप्टर में शामिल है। ओके, आगे बढ़ते। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई थी? 1902 में इनकी पैदाइश हुई थी। बहुत सा डेट ऐसा है ना जो हम टैली कर जाता है जी, है ना। बहुत सारा 1902 एक और था ना उधर भी। जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था हर्षोदयाल। हर्षोदयाल इनके जो है वालिद का नाम था। जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ था? 1979 में जो है इनका इंतकाल हो गया था जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, जोश का असल नाम क्या था? जोश शब्बीर हुसैन खां, जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी को बोला गया शब्बीर हुसैन खां। जोश की पैदाइश कब थी? याद करेंगे, जोश की पैदाइश 1896 में, 1896 में जोश की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जोश की बेगम का नाम था क्या था? अशरफ जहां बेगम। ओके, अशरफ जहां बेगम जोश की बेगम का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जोश की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो शिकस्ता जिंदा खा ख्वाब, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? जोश मलिहाबादी, मलिहाबाद का था 1982 में इनका इंतकाल हो गया था। मलिहाबाद जगह है उत्तर प्रदेश में, मलिहाबाद, ठीक है ना। जेर निसाब नज़म आवारा, आवारा के लिखने वाले कौन है? मिजाज, मिजाज लखनवी, आवारा के शायर। ये नज़म है चैप्टर किताब में। इसरारुल हक मिजाज की, इसरारुल हक मिजाज देखिए पूरा नाम था, इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई थी? इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में। ओके, 1911 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, मिजाज के वालिद का नाम क्या था? मिजाज के वालिद का नाम था सिराजुल हक। क्या नाम था? सिराजुल हक। नेक्स्ट है, मिजाज को कहाँ की फ़िज़ा रास आई? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा जो है उनको रास आई। ये किताब में दिया हुआ है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। मिजाज का इंतकाल कब हुआ था? मिजाज का इंतकाल कहीं पे गलती है जी। 1955। हाँ, कौन सा गलती है? एक मिनट देख लेते, देख लेते। 1955 कहाँ पे गलती लग रहा है आपको? एक मिनट। 10th का मैराथन 333 में क्या था? 333। क्या नाम था वालिद का नाम? रज्जब अली बेग सरवर ना। सही आंसर क्या है? मैं देख लेता हूँ बुक में, रुक जाओ। तीन सौ तैंतीस ना। अच्छा, मिर्ज़ा असगर बेग था। ओहो, मिर्ज़ा असगर बेग। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैंने गलती लगा दिया, अकबर अली बेग, मिर्ज़ा असगर बेग। चलिए, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे कहाँ तक थे हम लोग? 55 था ना। ये हो गया 1900, ये तो पढ़ लिए हैं। मिजाज का इंतकाल 1955 में हुआ था, ठीक है ना। दिल्ली, वली दखनी की जाए पैदाश कहाँ थे? वली दखनी जो है अहमदाबाद में इनकी पैदाश हुई थी। वली दखनी की पैदाश अहमदाबाद में। वली दखनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? मदरसा हिदायत बख्श, ये मदरसा का नाम था, वहीं जो है इन्होंने तालीम हासिल की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वली दखनी किस शागिर्द ने, वली दखनी के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा? सनाउल्लाह, सनाउल्लाह जो इनके शागिर्द है। नेक्स्ट है, वली दखनी का इंतकाल कब हुआ था? ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। 1720 में इनका जो इंतकाल हो गया था।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राशिक का असल नाम क्या था? शेख गुलाम मोहम्मद। क्या था भाई? शेख गुलाम अली होगा ना? शेख गुलाम अली। शेख गुलाम अली इनका जो है राशिक का असल नाम था। राशिक अजीमाबादी क्या है? ठीक है, शेख गुलाम अली। ओके, वेल डन। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। राशिक की पैदाइश कब हुई थी? राशिक की पैदाइश बोले 1757 में इनकी जो पैदाइश हुई थी। राशिक की पैदाइश 1757 में। राशिक के वालिद का क्या नाम था? शेख फैज, शेख फैज मोहम्मद, नहीं, शेख मोहम्मद फैज। शेख मोहम्मद फैज जो है इनके जो है वालिद का नाम क्या था? हाँ, शेख मोहम्मद फैज इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन कि राशिक किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो मीर तकी मीर के जो है ये शागिर्द थे। ओके, राशिक की वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात का डेट याद करेंगे आप लोग। ओके, 1823, 1823 में इनकी जो है वफ़ात हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है? नुसरती को बोला गया उर्दू का पहला कसीदा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। किस सिनफ शायरी में तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है? तो कसीदा में क्या होता है? तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ओके, सौदा की पैदाइश, सौदा, ओके, सौदा की पैदाइश 1713 में। बहुत पुराने पुराने शायर हैं, बूढ़ा, एकदम बूढ़ा बूढ़ा। सौदा के वालिद का क्या नाम था? मीर क्या नाम? मिर्ज़ा मोहम्मद शकी, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी इनके जो है वालिद का नाम था। ओके, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। आगे बढ़ते हैं। सौदा का इंतकाल कब हुआ था? मिर्ज़ा सौदा इनका इंतकाल हुआ था 1781 में। डेट तो आपको जान मारेगा अगर याद नहीं रहा तो। उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस ज़बान से आई है? गीत जो है हिंदी से उर्दू में आई है। शाहिर का असल नाम क्या था? शाहिर का नाम था अब्दुल हई। शाहिर लुधियानवी का असल नाम था अब्दुल हई। ओके, शाहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है कब हुई थी? हाँ, पैदाइश शाहिर लुधियानवी की पैदाइश ना 1781 में नहीं, 1912 में। 1912 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, शाहिर की पैदाइश। शाहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? शाहिर लुधियानवी नाम है ना, शाहिर लुधियानवी तो पंजाब हो जाएगा। और ये है शाहिर का इंतकाल कब हुआ था? शाहिर का इंतकाल कब हुआ था? वेल डन। हाँ, 1980 में इनका इंतकाल हुआ था। तो गालिब का चैप्टर छूट गया है, तो मैंने यहाँ पे गालिब का चैप्टर को शामिल कर दिया, ठीक है ना। आगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में दिया हुआ है। वालिद के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? तो चाचा ने, फैतुल्ला बैग ने ना। मिर्ज़ा क्या नाम था? नसरुल्लाह बैग। गालिब के वालिदा का नाम क्या था? इनके वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम, इनके जो है वालिदा का नाम था। ओके, गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब, इनका जो है असल नाम था गालिब का। ओके, नेक्स्ट पढ़ें कि गालिब ने इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की थी? तो मौलवी मुअज़्ज़म से इन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त किया था। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब जो है शुरू असद इस्तेमाल करते थे तखल्लुस में। ओके, गालिब की बेगम का नाम क्या था? जब गालिब 13 साल के थे ना, तब उनकी शादी बेगम अमराव बेगम से हो गई थी, 13 साल में। ओके, शादी के बाद गालिब कहाँ सुकूनत इख्तियार कर लिए? तो दिल्ली चले गए और ससुराल में जाके गालिब बस गए थे। ओके, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी 1797 में। आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी 1797 में। गालिब के किसी एक खतूत के मजमूए का नाम बताइए। अवध हिंदी और एक और है उर्दू मुअल्ला, है ना, ये दोनों है दिया हुआ है। उर्दू मुअल्ला जो है किसके खतूत का मजमूआ है? तो गालिब के खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? गालिब का जो इंतकाल हुआ था 1869 में दिल्ली में। ओके, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। वफ़ात इनकी कहाँ हुई थी भाई? तो इनकी वफ़ात हो गई थी कहाँ? दिल्ली में इंतकाल हो गया था। ठीक है, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? तो देता है किताबों में लगभग 900 खतूत लिखे। 900 खतूत लिखे। खत लिखने का इन्होंने बहुत अच्छा, उर्दू में खत लिखने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया था। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है।
मकतूब फारसी जबान का लफ्ज़ है। गालिब कब पैदा हुए थे? 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में। ओके, और ये है अब्दुल्ला बेग खां किसके ज़माने में लखनऊ आए थे? तो क्या नाम था? आसिफुद्दौला। गालिब जो है किसके ज़माने में? गालिब के दादा परदादा अब्दुल्ला बेग किसके ज़माने में लखनऊ आए थे? बोलिए बोलिए बोलिए। आसिफुद्दौला ना, हाँ आसिफुद्दौला, वेरी गुड। आसिफुद्दौला के ज़माने में बादशाह का नाम है वो दिया हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? तो मुगलिया दरबार से दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था गालिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल, लकब क्या था? मिर्ज़ा नौसा, इनका लकब था मिर्ज़ा नौसा। ओके, नेक्स्ट है जी यहाँ पे, गालिब का आबाओ इजदाद कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? तो बोलेंगे ईरान से, है ना, ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला शेर। ओके, पहले शेर को गज़ल के मतला शेर कहते हैं। गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है? अरबी के जो है कसीदा सिनफ से लिया गया है गज़ल को। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। और गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं। बहुत ज़्यादा खास ये क्वेश्चन बनता है, मतला और मक्ता। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ। क्या कहते हैं? उस गज़ल को कहते हैं गैर मुरद्दिफ। हाँ, गैर मुरद्दिफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। तो लगभग 398 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। 2 क्वेश्चन कम था 400 में, तो 400। अब बताओ क्या करना है, जल्दी मुझे बताओ। बच्चा तो भाग जाता है, पढ़ता और तो है नहीं, कैसे काम चलेगा बताओ भाई? वीडियो लाइक करके भाग जाता है ना, अरे बाप, वीडियो लाइक करते भाग जाते हैं। सब्जेक्टिव अभी पढ़ा दें या बाद में पढ़ा देंगे बताओ? वैसे सब्जेक्टिव का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। अब ठीक रहा? 391 आशिया। शुरू से बहुत सारे बच्चे, कुछ कुछ बच्चे शुरू से कंटिन्यू रहे हैं, बहुत सारा बच्चा फरार भी हुआ है यहाँ से। ओके, गुलनाज, परवीन, सम्मी, तस्लीम, रेहान, आसिया। 2 नंबर का क्वेश्चन करा दे क्या? शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं। जो जागा सो पाया। उर्दू ग्रामर पढ़ा देंगे रात में आके, ठीक है? ग्रामर रात में आके पढ़ा देंगे। ग्रामर रात में 8 बजे, ठीक रहेगा? उसमें 9, 10, 12 दोनों का रहेगा सेम क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव जैसे कल पढ़ाया था ना, उसी का पूरा रहेगा, ग्रामर दिया हुआ रहेगा। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ चला गया ये। कट गया क्या? अच्छा ये वाला। हम्म उर्दू का 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर 5 नंबर, बट 2 नंबर हम यहाँ पढ़ते हैं फिलहाल। चलिए, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का मैंने कुछ क्वेश्चन गेस किया है यहाँ पे। लगभग 50-60 क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन है ना? 50-60 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करेगा। इतना तो पढ़ लीजिए। देखिए, और वो सब पूरा ऑब्जेक्टिव का ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पर है ना, सब उसी टाइप का रहेगा। आग हवा पानी खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग हवा पानी में सबसे कमतर जो है मिट्टी को समझा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे ना, यस, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। मिट्टी को समझा जाता है, आग हवा पानी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या शुरू करती है? पाँव तले रौंदती है। सैयद सुलेमान नदवी के कितने ज़बानों के माहिर थे? 4 ज़बानों में माहिर थे, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। वो तो हम लोग भी देखते हैं अभी, मतलब माहिर मतलब पकड़ उसमें होना। हम लोग देखिए उर्दू बोल लेते हैं, वही खिचड़ी के साथ मिला उला के। हिंदी हिंदी और अंग्रेजी 3 ठो जानते हैं, लेकिन माहिर होना अलग है और जानना अलग बात है। ऐसे तो अरबी भी जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते ना, जानना, जानकार होना। तो 4 ज़बान के माहिर थे। कुलई के किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माने कहते हैं? कुलई जो है ना, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और माने होता है इनका अंगा, क्या है, रांगा होता है। कुलई मतलब रांगा होता है। पूरब और पश्चिम की ज़बानों को कौन सी ज़बानें मुसन्निफ में मुराद लिया गया है?
तो पूर्व और पश्चिम जबान से मुराद है, देखिए यूरोप की जबान से, सॉरी यूरोप है नहीं पूरब है, पूरब और पश्चिम, तो पूरब की जबान से जो है अरबी जबान और पश्चिम जबान से मुराद है अंग्रेजी जबान। ओके, पूरब अरबी, पश्चिम अंग्रेजी के बारे में। कुलई खुलना और कुलई फेरना मतलब क्या मतलब होता है? कुलई खुलना मतलब हो गया ऐप को जाहिर करना और कुलई फेरना मतलब हुआ ऐप को छुपाना। क्या इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? इंसाई निगार का मतलब जिद्दत तराजी नहीं है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। वजीर आगा की 3 किताबों का नाम बताइए। तंजो मजा, उर्दू शायरी का मिजाज, नजम जदीद की करवटें। ये याद करना काम आने वाला है। भोजपुरी है। क्या इंसाइया शगुफ्ता मोर की पैदावार है? हाँ, शगुफ्ता मोर की पैदावार है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो 3 मुल्कों का नाम आया, अरब, यूरोप, अमेरिका। पढ़े थे? 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का नाम आया? 3 मुल्कों का नाम आया। कौन कौन है? अरब, हिंद, यूरोप और अमेरिका। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया? मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है ना। जो मगरिब का शाम होता है ना, वो गुलामी की अलामत है, डूबता हुआ सूरज। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। बागो बहार कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितना इनाम मिला? तो 500 रुपये का इनाम मिला था ना। मीर अमन को 500 रुपये का इनाम मिला था ना बागो बहार लिखने पे। बागो बहार में कितने दरवेशों का वाक़यात बयान किया गया है? 4 दरवेशों का वाक़यात बयान किया गया है। अंधे फ़कीर का ताल्लुक कहाँ से था? हिंदुस्तान से था। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी? तो लिखेंगे जॉन गिलक्रिस्ट। लिखने आना चाहिए आपको कि ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी, जॉन गिलक्रिस्ट। टूबाटेक सिंह किस शय का नाम है? टूबाटेक सिंह जो है ना एक गांव का नाम है। सॉरी, टूबाटेक सिंह है ना, टूबाटेक सिंह है तो एक पागल का नाम हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। टूबाटेक है तो एक गांव का नाम है, टूबाटेक सिंह है तो एक पागल का नाम है। टूबाटेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी? जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गए थे? तो अम्मू के सारे बदन में कैंसर का मर्ज जो है फैल गए थे। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? तो कांधा देने का। रवि रंजन कौन था? रवि रंजन अजीज अहमद के जर्नलिस्ट दोस्त है ना, एक जर्नलिस्ट दोस्त है यहाँ पे। चलो, सलाम बिन रज्जाक को किस साल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो 2004 में मिला था। सलाम बिन रज्जाक के 3 अफसानों का नाम बताइए। यहाँ पे देखो होगा अफसाना का नाम। इब्राहिम सक्का, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान। इन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज्जाक का अदबी ताल्लुक है? हिंदी और मराठी। हिंदी और ये था जी, हिंदी और मराठी तो नहीं था यार, हिंदी और उर्दू ना, हिंदी उर्दू था, हिंदी उर्दू, मराठी नहीं। मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात का नाम? देखो, लिसानुल सिद्द के, अल बिलाग, अल भिलाग, ये तीनों अखबार का नाम है। 3 अखबार उनका निकलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुबार खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए थे? किला अहमदनगर से लिखे गए थे। गुफ्तगू नजम के शायर कौन है? अच्छा, किसके नाम लिखा? तो गुफ्तगू नजम के शायर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती के नाम से लिखा गुफ्तगू। ठीक है। नेक्स्ट है तर्श आबरू खमदार से क्या समझते हैं? तर्श आबरू खमदार मतलब तो मुराद तीखी नजरें हैं। किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़म में की गई थी? दर्द और प्यार की बात इस नज़म में की गई थी। मेरा सफ़र नज़म की हैयत क्या है? तो एक आज़ाद नज़म है मेरा सफ़र। चलिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो याद करेंगे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1997 में। अली सरदार जाफरी को 2 किताब, तनकीदी किताब का नाम तरक्की पसंद अदब और इकबाल शनाशी, दोनों जो है ये तनकीदी किताब है। किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई थी? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर। ओके। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? नहीं, खेती एक आज़ाद नज़म है। क्या वक्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? हाँ। चलिए, बस थोड़ा सा और है। अभी आया ये, भागो, तो जैसे हम वेट करते आया नहीं तुम। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो एक जरीफाना बोल सकते हैं इसको, जरीफ बोल सकते हैं, जरीफाना शायर बोल सकते हैं।
बहुत अच्छा। आदिवा यून, ओके जी। क्या गलती है आदिल भाई? ओके। नज़म बर्क कलेसा के शायर कौन है? तो क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी। दौलत व इज्जत व ईमान के शायर किसके कदमों में निशार करना चाहता है? तो कलेसा के, मिस पर जो है ना शायर जो है निसार करना चाहता है। मुतशायर के लफ्जी माने क्या होता है? मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायरी। धनबाद झरिया किस की बुनियाद मुतशायर जाता है? अच्छा, इसमें है दिया हुआ कि धनबाद झरिया जाते हैं चापलूसी की बुनियाद पर। यूजुनतुम मुंतालिक किस सदी के शायर हैं? तो 20वीं सदी के शायर हैं। ओके। नेक्स्ट है, यूजुनतुम मुंतालिक का पहला शेरी मजमू कब से हुआ था? 1915 में। मुंतालिक इस नज़म में किसकी गूंज नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है? तो समुंदर की गूंज को नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है। वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? कि वो दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बात करता है कि अब मैं नौकर नहीं हूँ। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब और यूसुफ बाप बेटे का। रंज से खोगर हुआ इंसान एक दिन का होता है मिट ही जाता है, क्या मुराद है? रंज से खोगर हुआ से, रंज से का आदि होता है, रंज से खोगर हुआ इंसान यानी कि जो इंसान का रंज होता है ना, हाँ, वो एक दिन मिट ही जाता है वो। और मतलब जिस इंसान को जब तकलीफ होता है दुख होता है ना, तो एक उसकी आदत बन जाती है उसको। ओके जी। हम्म। चलिए, यागाना का असल नाम क्या है? यागाना का असल नाम है यागाना मिर्जा वाजिद हुसैन यास चंगे जी। पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो पहाड़ काटने वालों की इस्तिलाह फरहाद के लिए इस्तेमाल होती है, फरहाद के लिए। खलील रहमान आज़मी का ताल्लुक किस इदारे से था? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ओके। खलील रहमान आज़मी के दो मासरीन का नाम बताइए। क्या है? दो मासरीन, दो मासर शायर नासिर काज़मी और इब्न इंशा। किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदब तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो खलील रहमान आज़मी की लिखी हुई है तरक्की पसंद अदब तहरीक। मरसिए के तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिए के तमहीद को चेहरा कहते हैं। उर्दू के पहले मरसिया नौसरहार क्या है? बधु कैसा बधु बुद्धू बुद्धू कैसा मिस्त्री था? शरीफ और मेहनती मिस्त्री था बुद्धू। तो चैप्टर में होगा। एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूर किया? तो लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूर का काम किया था। सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सलूक किया। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो प्लेग, प्लेग का जिक्र है क्वारंटीन में। चलो आगे बढ़ते हैं। बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? दाना बादाम। जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण किस रहनुमा के राह पर चलने की तलकीन करते हैं? तो गांधी जी के राह पर चलने की, हाँ, तलकीन करते हैं। क्या है? क्वानिटी क्वांटिटी क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा? ये ये कॉल मार्कस के है, मार्कस के है। जिंदगानी से क्या मुराद है? जिंदगी से मुराद है, मुराद चीन में क्या है? जेल में रहने वाले लोगों से है। खत्म हो गया, बस लास्ट कितना है? 70 क्वेश्चन है, बहुत है। जोश की 5 तसानिफ लिखे हैं, क्या है? नाम रूह अदब, नक्शो निगार, यादों की बारात, 16 शबनम, है ना, हकायत। शायर किसके मोती की लड़की शायर किस मोती की लड़की किसे मोती लड़की शायर किसे मोती की लड़की कहती है? तो फुलझड़ी को, अच्छा, फुलझड़ी को कहता है मोती की लड़की। हैदराबाद उलमा वली का पूरा नाम और जाए पैदाइश क्या है? तो हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम, अच्छा, वली का पूरा नाम बोला गया है। सैयद वली मोहम्मद और मकाम पैदाइश औरंगाबाद। वली का असल नाम और मकाम पैदाइश गुजराती मुहक्किकीन के नज़र में क्या है? तो गुजराती के नज़र में है असल नाम जो है शाह वलीउल्लाह और अहमदाबाद, दोनों अलग अलग नाम बताया गया है। दो लोग अलग अलग नाम बता रहे हैं। वली ने शुमाली हिंदुस्तान के शोरा को किस तरफ राग़िब किया? तो वली ने शुमाल हिंद के शोरा को रेख्ता गोई की तरफ राग़िब किया। रेख्ता गोई मतलब ये शेर व शायरी करना, लिखना। ओके। बुनियादी तौर पर गीत समाज के किस तबके के लिए है? तो कमज़ोर तबकों के लिए है, मजदूर तबकों के लिए। और कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है?
कतरा कतरा मिलकर जो है दरिया बनता है। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोग का चलिए, बाकी उर्दू कवायद हम लोग रात के 8 बजे पढ़ेंगे। आप सभी लोग आइएगा रात के 8 बजे पढ़ने के लिए, अगर आपको उर्दू ग्रामर पढ़ना है तो। ओके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इतना मतलब कुछ गड़बड़ ही है, कुछ यूट्यूब में कुछ गड़बड़ी भी चल रहा है, कभी व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी पूरा डाउन हो जाता है। अभी मेरे सिस्टम में 0 दिखा रहा है, लेकिन सब बच्चे मौजूद है कि नहीं मेरे सिस्टम में वहाँ पे ना। मेरे कंप्यूटर में 0 दिखा रहा कि कोई बच्चे नहीं हैं, तो कमेंट कैसे इतना आ रहा है। मैं अभी पोल डालता हूँ, ठीक है ना, मैं पोल डालता हूँ तो उसे पता चला कितने बच्चे अभी यहाँ पे हैं। अपना पोल दीजिएगा तो। देखिए इसका पोल दीजिए तो। बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा कंप्यूटर में गड़बड़ी है, यूट्यूब में थोड़ा प्रजेंट होया हुआ है। आप लोग प्रजेंट है तो जल्दी से इसका पोल टिक लगाइए। देखिए है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म इसका PDF ऐप पे डाल देंगे, ठीक है ना। हम्म अब बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। हाँ, बोट वगैरह प्रॉब्लम चला, अभी मेरे सिस्टम में ना 0 दिखा रहा, अभी भी 0 दिखा रहा वहाँ पे। देखो मैं आपको कैमरा दिखा दूँ, देखो आपको यकीन हो जाएगा थोड़ा सा। मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, देखो आपको 0 दिखाएगा, कैमरा वहाँ पे 0 लिखा हुआ है। देखो बोट का पकड़ो, बोट को पकड़ो, यहाँ कहाँ गया हुआ है। आई रे आई जिंदगानी, देखना देखना 0 दिखाएगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। और बड़ा हो जा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो 0 दिख रहा होगा, देखो है 0, देखो यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है एक जगह, कहीं पे 0 दिख रहा है आपको, देखो तो जरा गौर से देखो। 0 दिख रहा है कि नहीं एक जगह, बोलो। हाँ तो वहाँ पे 0 दिखा रहा, देखिए इतने सारे बच्चे, अभी 100+ बच्चों ने पोल किया है, तो बच्चे हैं भाई यहाँ पे ओके चलिए कोई बात नहीं, तो हम भी शुरू में हमको भी लगा ये क्या हो रहा भाई, बच्चे वहाँ पे 0 दिखा रहे हैं, यहाँ तो सबका कमेंट आ ही रहा है। तो ये यूट्यूब में कुछ फंडा चल रहा है, ठीक है ना। किसी का एकदम बेतहाशा बच्चा किसी में आ जा रहा, ये मतलब कि गिनती नहीं आ रहा, कि कभी 100 हो जा रहा और कहीं कहीं 0 हो जा रहा ना। अ, अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बोट अटैक वटैक ना हो, चैनल डिलीट ना हो। बड़ी मुश्किल से चैनल को बनाया जाता है, और बड़ी टीचिंग चैनल बड़ी मुश्किल से, समझे, टीचिंग चैनल बड़ी मुश्किल से बच्चे यहाँ पे जुड़ पाते हैं। सब्सक्राइबर को, बच्चों को जुड़वाना, सब्सक्राइब करना बहुत हार्ड काम होता है ना। और बच्चे ज्वाइन होते हैं, मतलब समझ रहे हैं, वह सब किसी चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल बात होगी आजकल, हालांकि कुछ लगता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना, और भी एजुकेशनल चैनल, तो बड़ी मुश्किल से बनता है। बस दुआ रहे कि कुछ ना हो। इंशाल्लाह इसमें से बहुत क्वेश्चन टकराएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन टकराएगा, उम्मीद रखिए, थोड़ा आप भी पढ़ लीजिए बैठ के। चलिए इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए तो लास्ट करते वीडियो को। रात के हम 8 बजे आते हैं, जहाँ पे 10 12 दोनों का रहेगा उर्दू ग्रामर, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, तो ढेर सारा पढ़ेंगे वहाँ पे, 1 2 घंटा पढ़ लेंगे रात में भी, ठीक है ना।
और एक वीडियो मैं दूंगा जो सुबह में आपको वन लाइनर रहेगा, क्वेश्चन आंसर, उसको जाके ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इतने में तो तुम्हारा काफ़ी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा फिर। वालेकुम सलाम। ठीक है, इंशाल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा, जैसे और सब एग्ज़ाम अच्छा से गया ना। साइंस का सुने बहुत अच्छा एग्ज़ाम, नॉर्मल क्वेश्चन आया है, मैथ का, सोशल का जो भी है अच्छा से क्वेश्चन आया, लास्ट एग्ज़ाम है ना उर्दू का, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, तो मिलते हैं। पीडीएफ ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पे डाल देंगे, पीडीएफ डाला हुआ बहुत सारा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कीजिए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप ऑप्शन में मतलब कैटेगरी चुन लेना 10 की 12th में चुनोगे ना तो फ्री पीडीएफ में आपको एक जगह जमा हो जाएगा, जमा मिलेगा फ्री पीडीएफ। थैंक यू सो मच निक्की, दिलशाद, कैफ, राशिद, आशिया, तस्लीम, शुक्रिया। ओके सरताज, सलमान, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक डियर, आप सभी को बहुत बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक, कि जाओ एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा एग्ज़ाम रहेगा। ओके, अल्लाह आपको भला करे।